So further moving on with the second part of the HCS discussion which held in 2026 April 26. तो 51st क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमने कल लास्ट 50th क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। बोल रहे हैं हरियाणा इनिशिएटेड जेंडर बजटिंग इन द ईयर 2008-9। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बजटिंग की बात करूं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही 2005-6 में करी थी, 2005 के आसपास करी थी, ठीक है। तो हरियाणा एकदम से ही सेंटर के करते कैसे कर देगा? अगर मैं इससे भी अंदाज़ा लगाता तो अगर मुझे नहीं भी पता है कि हरियाणा ने कब किया है तो 5-6 में तो सेंटर ही कर रहा है, तो एकदम से हरियाणा अडॉप्ट नहीं करेगा, उसको पहले ट्रायल मोड पे चलने देता है। अब जेंडर बजटिंग में क्या होता है, जेंडर बजटिंग में आपको पता है कि हर एक स्पेसिफिक जेंडर्स के लिए, जैसे मान लो हमारे यहाँ वुमेन्स का है, वुमेन के लिए अलग से बजट निकालना, उनके एजुकेशन के लिए, उनकी प्रमोशन के लिए, उनके लॉन्स के लिए भी वो कैसे अपने आप को अपलिफ्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि वुमेन जो है एक तरह से पीछे रही है। वैसे अगर मैं देखूँ इसका आंसर जो है 2020-21 में किया था, 2020-21-22 में किया था, सॉरी, जो हरियाणा ने जेंडर बजटिंग अडॉप्ट किया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट मेरी आ गई रॉन्ग। अब सेकंड स्टेटमेंट में ओल्ड एज सम्मान अलाउंसेस स्कीम इज रन बाय हरियाणा विद 100% सपोर्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई ओल्ड एज सम्मान स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है, मुझे पता है। अगर 100% बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होती तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम बन जाती, मगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट में मुझे पता है कि ऐसी कोई स्कीम नहीं है। वो नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, ठीक है, वो अटल पेंशन योजना, सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, वो सब तो चलाते हैं, इंदिरा गांधी की योजना होगी, ठीक है, वो सब तो चलाते हैं, मगर ऐसा कोई वो नहीं चला रहे। और इसके अंदर 100% नहीं आएगी सरकार की, मतलब जो स्टेट सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम में तो दे देगी भाई सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, मगर इसमें जो फंड जो होता है हरियाणा गवर्नमेंट देगी, पास करेगी फंड। 100% कहीं भी नहीं करेगी हरियाणा सरकार भी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों करेगी भाई? आपकी स्टेट की स्कीम है, ठीक है, स्टेट अलाउंस की स्कीम है। तो अगर मैं थर्ड स्टेटमेंट देखूँ, हरियाणा का पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। ये बात सही है, हरियाणा की जो है लगभग पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा रहती है। नेशनल एवरेज, नेशनल के अंदर अगर पर कैपिटा इनकम की बात करूं, 25-26 का ही डाटा देखता हूं मैं, तो 2,19,000 के आसपास है नेशनल एवरेज पर कैपिटा इनकम, और हरियाणा की इससे काफ़ी ज़्यादा है, 3,95,000 के आसपास है, यानी कि लगभग 1.6-1.7 टाइम्स हो गया। तो ये स्टेटमेंट मेरी क्या होगी? ये स्टेटमेंट मेरी रॉन्ग होगी। तो भाई ये वाली स्टेटमेंट भी मेरी रॉन्ग होने वाली है इसका मतलब, ठीक है। तो आपका एक तरह से आपकी ये स्टेटमेंट भी सॉरी, ये स्टेटमेंट जो है हायर लिखा हुआ है, माय पार्डन। तो हरियाणा पर कैपिटा इनकम इज हायर देन नेशनल एवरेज, तो ये बिल्कुल ठीक है। हरियाणा की कितनी है? आपकी 3.95,000 थी, तो हरियाणा की काफ़ी ज़्यादा होगी उसमें में। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है? फर्स्ट इज द ओनली वन इज द राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन में 52nd में बोल रहा है कि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट एडमिनिस्टर वैट। आपको पता है जीएसटी आने से वैट हट गया था, मगर कुछ कुछ आइटम पे वैट अभी भी लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स ऑन गुड्स एक्सेप्ट फॉर नॉन जीएसटी गुड्स। 4 नहीं है। 4 क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर कौन कौन से गुड्स आते हैं जिसके अंदर एक्सेप्शन रखा गया है? वो आते हैं भाई आपके क्रूड ऑयल, ठीक है, पेट्रोल डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन फ्यूल, जो ईंधन वो होता है ना सिविल एविएशन में, हवाई सफ़र में, हवाई जहाज में जो एविएशन फ्यूल यूज होता है, तो वो भी जीएसटी से बाहर है। तो 1, 2, 3, 4, 5 तो यही हो गए। उसके बाद एल्कोहल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली सरकार इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाती है एल्कोहल के ऊपर, ठीक है, वैट भी लगाती है। तो ये वाली स्टेटमेंट तो गलत होगी, 4 नहीं आएगा, 4 से ज़्यादा ही है। क्रूड, पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और एल्कोहल। एक्साइज कलेक्शन ऑन लीकर इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द स्टेट ऑफ हरियाणा। लगभग हर स्टेट का यही हाल है कि जो टैक्सेस उन्हें अल्कोहल से मिल रहे हैं, लीकर के सेल से मिल रहे हैं, लगभग हर स्टेट में ये कंपोनेंट ज़्यादा रहता है, एक्सेप्ट बिहार या फिर उसकी बात करूँ मैं गुजरात, वहाँ पर अल्कोहल बैन है। तो मेरा क्या आ गया? फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू, तो मेरा डी आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। 53rd पे चलते हैं। 53rd में बोल रहा है, बिल्कुल करंट का टॉपिक है, हॉर्मुज स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट, बिल्कुल करंट का टॉपिक है। हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान वॉर के चलते बहुत ही डिस्प्यूट में चल रही है। देखो क्या है, बॉस्फोरस स्ट्रेट में ये ध्यान, हॉर्मुज स्ट्रेट में ये ध्यान रखना कि भाई ये जो आपका मान लो अरेबियन वाला एरिया है, ठीक है, ये पर्शियन गल्फ है आपकी, यहाँ पर है हॉर्मुज स्ट्रेट, ठीक है, और रेड सी है ये, गल्फ ऑफ एडन है ये, गल्फ ऑफ एडन ये वाली है, और ये वाली कौन सी है? ये आपकी बबल जो आपकी वो रहती है, क्या बोलते हैं, बबल मंदाब स्टेट जो रहती है, बबल मंदाब स्टेट। तो इसने गलत लिख दिया। रेड सी तो ये वाली है ना, गल्फ ऑफ एडन वाली, बबल मंदाब, मगर इसने क्या बोल दिया? इसको हॉर्मुज बोल दिया, तो वो गलत आएगा। हॉर्मुज क्या है? हॉर्मुज तो आपका पर्शियन गल्फ में है, और गल्फ ऑफ यहाँ पर है, एडन यहाँ पर है, मंदाब ये था, तो हॉर्मुज तो यहाँ पर थी, इसने रेड सी यहाँ पर है, गलत बोल दिया इसने ये, ठीक है। रेड सी तो नीचे है ना, पर्शियन गल्फ के पास बोलना था। डेविस स्ट्रेट बोल रहा है बैफिन बे एंड लेब्रेडर सी। देखो डेविस स्ट्रेट जो होती है एक तरह से नॉर्थ आर्म ऑफ अटलांटिक ओशन है, ये अटलांटिक ओशन है आपका,
ठीक है, अटलांटिक ओशन है। और यहाँ पर जो लाई करती है वो डेवी स्ट्रेट लाई करती है। बेसिकली ग्रीनलैंड सुना होगा, ट्रंप बोलता रहता है, ये क्यों न्यूज़ में है ये भी इंपॉर्टेंट देखना। ट्रंप बार बार बोलते रहते हैं कि मुझे ग्रीनलैंड को हथियाना है, ग्रीनलैंड को हथियाना है। तो उसी वे में ये इंपॉर्टेंट है कि भाई जो बैफिन बे है, बैफिन बे आपकी रहती है वहाँ पर, बैफिन बे को लेब्रेडर सी से कनेक्ट करती है। एक तरह से ग्रीनलैंड रहता है ना, ग्रीनलैंड है, कनाडा है, इसके आसपास रहती है ये, देखो इधर यूएसए आ जाता है, इधर कनाडा, ग्रीनलैंड, तो यहाँ पर रहती है। तो डेवी स्ट्रेट आपको कनेक्ट करती है लेब्रेडर सी और बैफिन बे से। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये वाली, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देखो तो बॉस्फोरस स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट भी आपका यूक्रेन वॉर के चलते बहुत ही, एक तरह से यूक्रेन और रशिया के वॉर के चलते बहुत ही न्यूज़ में थी। ये आपका टर्की के पास रहती है, इस्तांबुल स्ट्रेट भी बोलते हैं इसको, बॉस्फोरस स्ट्रेट। बॉस्फोरस स्ट्रेट के जैसे मान लो ये यूक्रेन है, ठीक है, ये वाला एरिया ऊपर यूक्रेन है, फिर सी ऑफ वो आ जाता है, ब्लैक सी आ जाता है, सी ऑफ मरमरा आ जाता है। तो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम जो करती है वो बॉस्फोरस स्ट्रेट करती है, ठीक है। ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था उस टाइम पे भी, जब ईरान सॉरी रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, तब भी काफ़ी न्यूज़ में था। तो आपका ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन ओनली टू, ऑप्शन टू पेयर्स आर करेक्ट। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, भाई कुरोशियो करंट इज ए कोल्ड करंट इन द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशियन में है मगर क्या वो कोल्ड है? ये वार्म करंट है। देखो वार्म करंट हमेशा कहाँ से निकलेगा? इक्वेटर की तरफ से जाएगा, ट्रॉपिक्स की तरफ से जाएगा, और ट्रॉपिक्स की तरफ से जाएगा और नॉर्थ पोल या फिर अगर इस साइड में गया है तो साउथ पोल की तरफ मुड़ेगा। अब मुझे इतना तो आइडिया था कि भाई ये कुरोशियो करंट जापान के पास है, जापान के पास है, तो भाई अगर वहाँ पर रहने वाली है तो क्या वो फ्लो फ्रॉम ट्रॉपिक टू साउथ पोल है? देखो ट्रॉपिक्स का ये एरिया है, तो ट्रॉपिक्स से वो नॉर्थ पोल जा रही है ना, नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ है, तो ये भी गलत होगी मेरी स्टेटमेंट। ये वार्म करंट था, ये भी गलत होगी। कुरोशियो इज एन ओशियन करंट इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थर्न पैसिफिक ओशियन। भाई वेस्टर्न पार्ट में तो है, कुरोशियो करंट कहाँ पर है? वेस्टर्न में है ना। अब ये पैसिफिक ओशियन है, ये इसका ईस्टर्न पार्ट है, ये इसका वेस्टर्न पार्ट है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये आपका जापान हो गया, इधर जापान हो गया, इधर चाइना हो गया, तो इधर लाई करती है कुरोशियो करंट, जो कि आपका इक्वेटर से चलती है, ट्रॉपिक्स में चलती है। ट्रॉपिकल एरिया, सबसे हॉट एरिया कौन सा होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका ना इसी पेपर में। तो आपका ये वाला सही आएगा कि वे ओनली वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 55 में बोला है कि ब्रह्मगिरी हिल्स एंड कावेरी रिवर, और रिवर बोला है कि ये ब्रह्मगिरी हिल्स जो है कावेरी रिवर के पास है कि नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि कावेरी रिवर कहाँ से बहती है? एक तरह से आपको कृष्णा, अगर मैं देखूँ कृष्णा और कावेरी, कावेरी सबसे लास्ट में आती है, तो ये तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला, ठीक है, ये इसका बेसिन एरिया रहता है। तो जब भी रिवर ओरिजिनेट होगी, ऊपर से ही ओरिजिनेट होगी, तभी तो नीचे फ्लो करेगी। तो ये एक लगभग जो है कावेरी रिवर जो है ओरिजिनेट कहाँ से करती है? ब्रह्मगिरी हिल से ओरिजिनेट करती है। कोडागु डिस्ट्रिक्ट रहता है, कोडागु डिस्ट्रिक्ट रहता है कर्नाटका के अंदर, वहां से ओरिजिनेट करती है ब्रह्मगिरी हिल्स से ये कावेरी रिवर। ये बिल्कुल सही मैच किया गया, ठीक है। अब दिया गया सेकंड में वेरी स्प्रिंग एट वेरीनाग। वेरीनाग स्प्रिंग कहां पर है? भाई वेरीनाग स्प्रिंग झेलम के ऊपर है, ना कि हाँ जम्मू कश्मीर में ही, मगर झेलम के ऊपर है, चेनाब। मगर चेनाब कहाँ से ओरिजिनेट करती है? वेरीनाग स्प्रिंग से तो आपकी झेलम निकली, ठीक है, और चेनाब कहाँ से निकलती है? चंद्र और भागा के कॉन्फ्लुएंस से चेनाब निकलती है। चंद्र प्लस भागा, चंद्र भागा के कॉन्फ्लुएंस, उनके मिलने से वहां से निकलती है। बारालच्छा पास जो रहता है ना, बारालच्छा पास जो हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश में, वहां से निकलती है। अगर मैं देखूंगा तो IJC, इंडस, झेलम, चेनाब, चेनाब का जो आपका ओरिजिन रहता है वो एक तरह से बारालच्छा पास के पास से चंद्र और भागा मिलती है और तब जाके चेनाब बनती है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत आ गया आपका, ठीक है। थर्ड पे जाते हैं, अमरकंटक प्लेट्यू, गोदावरी। भाई अमरकंटक प्लेट्यू MP में है, बिल्कुल ठीक है, मगर अमरकंटक प्लेट्यू से रिवर निकलती है क्या गोदावरी? नहीं निकलेगी ना। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है महाराष्ट्र के अंदर, वहां से निकलती है गोदावरी, ठीक है। ओरिजिन तो इसका अमरकंटक नहीं है ना, ओरिजिन देखो, इसने ओरिजिन पूछा, ओरिजिन नहीं है, ठीक है। तो आपका अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक से निकलती है हमारी सोन रिवर, या फिर आप कह लो नर्मदा रिवर, ये सब रिवर हमारी उधर से निकलती है। तो बेसिकली ये ऑप्शन भी आपका गलत आ गया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहा? ओनली वन पेयर इज करेक्ट इन दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर मूव करें, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था कि अकबर ने कब तंबाकू देखा, मतलब थोड़ा सा एक बार बेतुका लगेगा। अकबर एंड हिज एलाइड फर्स्ट सो टोबैको इन 1604। देखो जब ब्रिटिशर्स, वो पोर्चुगीज लेकर आए थे, आपको पता है कि टोबैको वो लेकर आए, तो ब्रिटिश मुगल दरबार में पहली बार 1604 के अंदर टोबैको देखा गया था अकबर के रेन में, ठीक है। भाई जो पिलग्रिम्स आ रहे थे, ट्रेडर्स आ रहे थे जो बीजापुर से, क्योंकि देखो अकबर ने क्या किया होता, डेक्कन पे अटैक करते रहते थे, बीजापुर है, गोलकोंडा है वहाँ पर, और बीजापुर और इस वाली बहमनी के अंदर और गोवा के पास इनका पोर्चुगीज का राज्य था। तो वहाँ से टोबैको चला, और जब वो बीजापुर पर अटैक कर रहे थे, डेक्कन के अंदर अटैक कर रहे थे, जो ट्रेडर्स वापस आ रहे थे,
ठीक है, वहाँ पर हो गई, तो कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश कर रहे थे, तब जाके इन्होंने वहाँ पर देखा था, फर्स्ट टाइम इसके दरबार में इंट्रोड्यूस किया था 1604 में। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अबुल फजल इन एन ए अकबरी डिस्क्राइब्स द कल्टीवेशन एंड यूज ऑफ टोबैको इन नॉर्थ इंडिया। भाई अबुल फजल ने क्या लिखी है? एन ए अकबरी लिखी है, यानी कि जब अकबर के रेन के बारे में लिख रहा है। और आपको पता है ना, अकबर इस साल तो मर ही गया था, 1604-5 में तो मर ही गया था ना, 1604 में अकबर। ठीक है, जब वो अकबर मर चुका है तो वो अकबर और अपने लास्ट पीरियड में अकबर देख रहा है उसको टोबैको को, तो एन ए अकबरी में वो कैसे लिख देगा? तो सेकंड स्टेटमेंट गलत होगी ना। अबुल फजल ने एन ए अकबरी लिखी थी। एन ए अकबरी क्या है? जो अकबर के रेन के बारे में बताती है कि अकबर ने कैसे कैसे शासन किया था। जब अकबर ने शासन किया था तो उसने अपनी, जब वो मरने वाला था तब भी उसने तंबाकू देखा है, तो वो तंबाकू के बारे में कैसे बता देगा कि कल्टीवेशन इन नॉर्थ इंडिया? नॉर्थ इंडिया तो भाई दिल्ली में होता तो वो देख ही ना लेता अकबर। अकबर ने तब तंबाकू देखा ही नहीं होगा। तो वैसे तो देखो बेतुका क्वेश्चन है, मगर एक तरह से रीजनिंग वाला क्वेश्चन है ये। मतलब इस क्वेश्चन को आप ऐसे नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ही बेकार, आउट ऑफ लाइन, आउट ऑफ टच दे दिया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होगी, सेकंड इज फॉल्स होगी। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, जब ब्रिटिश ने अपना कॉलोनियलिज्म का साम्राज्य फैला रहे थे वो, उन्होंने संथाल एक रीजन था। ठीक है, संथाल कहाँ पर है भाई? ये आपका ये झारखंड छत्तीसगढ़ वाले एरिया के जो हिली एरिया रहते हैं, फुट हिल्स जो रहते हैं, बिहार का थोड़ा सा वो मिला दो अब तो, बिहार अलग हो गया, झारखंड अलग हो गया। संथाल वर सेटल्ड एट द फुट हिल्स ऑफ राजमहल, फुट हिल्स ऑफ राजमहल, एंड दिस लार्ज एरिया वॉज कंसिडर्ड देयर लैंड दमिन इको। दमिन इनको एक पर्शियन टर्म है जिसका मीनिंग ही ऐसा है कि ऑन द फ्रिंजेस ऑफ हिल्स। जैसे मान लो हिल है, बड़े बड़े हिल्स हैं, ठीक है, हिल्स की फ्रिंज पे, यानी कि बिल्कुल यहाँ पर नीचे मैदान के तटीय इलाकों पे इन्होंने क्या किया? संथाल्स को सेटल कर दिया। ब्रिटिशर्स ने संथाल्स को बोला कि आप यहाँ पर सेटल हो जाओ और यहाँ पर एग्रीकल्चर बोओ, एग्रीकल्चर की खेती करो। वो संथाल सभी राजी हो गए, उनको उन्होंने एक तरह से लैंड ओनरशिप टाइप दे दिया कि लार्ज एरिया जो दमिन इनको था। मगर हुआ क्या? जैसे ही संथाल्स वालों ने, ये लैंडलॉर्ड्स ने, मतलब इन फार्मर्स ने कल्टीवेशन स्टार्ट करा, ठीक है, गवर्नमेंट ने टैक्सेस इंपोज कर दिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, लैंडलॉर्ड्स, मनी लैंडर्स एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट वुड रिक्लेम द क्लियर्ड लैंड ऑफ संथाल्स बाय इंपोजिंग हैवी टैक्सेस एंड हायर इंटरेस्ट रेट। दिस लेड टू संथाल रिबेलियन। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जैसे ही उन्होंने कल्टीवेशन स्टार्ट किया, गवर्नमेंट ने क्या करा? टैक्सेस बढ़ा दिए। अब कल्टीवेशन के लिए मेरे को बीज तो चाहिए, इरिगेशन चाहिए, मैं किसी से लोन लूंगा। लोन किससे लूंगा? मनी लेंडर से। मनी लेंडर ने क्या किया? ब्रिटिशर्स के ही बात मानते थे वो लोग, उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। सरकार ने टैक्सेस बढ़ा दिए, लैंड रिवेन्यू टैक्स की, भाई आप इतना प्रोडक्शन होगा तो मैं 60-50% आपसे लूंगा। तो उनको लगा, संथाल्स को लगा कि अरे यार सिद्धू मुर्मू और कान्हा मुर्मू ये सब रहते थे ना संथाल के, तो उनको लगा कि यार भाई सरकार ही सब कुछ ले जा रही है, हम क्या करेंगे इसके अंदर। तो उन्होंने फिर रिबेलियन किया था ब्रिटिशर्स के लॉ के अगेंस्ट कि भाई आप तो हमारा सब कुछ ले गए, तो अब हम इसके, हमारे लिए क्या बचा? तो वो अपने विद्रोह पर उतर आए। तो इसी वे में हम बात कर रहे हैं कि भाई उन्होंने एक तरह से रिबेलियन किया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया भाई? अगर मैं संथाल परगना के अंदर देखूं, सिद्धू, कान्हा मुर्मू ये सब थे, तो आंसर क्या आया? बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 58 में, बिफोर द रेलवे एज, रेलवे एज के आने से पहले द टाउन ऑफ मिर्जापुर, मिर्जापुर कहाँ पर है? यूपी के आसपास पड़ता है। ठीक है, आपको पता है मिर्जापुर, मूवी भी, टीवी सीरीज भी रहती है। वॉज अ कलेक्शन सेंटर फॉर कॉटन कमिंग फ्रॉम द डेक्कन। देखो ब्रिटिशर्स का क्या था? रेलवे एज से पहले की बात कर रहा है, यानी कि रेलवे नहीं आया था, यानी कि रेलवे आया आपका 1854-55 में आया है। कमेंट में बताओ किसके टाइम में, कौन सा गवर्नर था जिसके टाइम में रेलवे आया था? इससे पहले क्या हो रहा था भाई? सामान को ले जाने के लिए, भेजने के लिए वो क्या यूज करते थे भाई? ट्रेडिंग टाउन्स का यूज करते थे, घोड़ा बैलगाड़ी से सामान पहुंचाते थे। तो जो भी डेक्कन से या फिर यहाँ से क्या नाम है, इंडिया के मिडल से जो भी गेहूं आ रहा है, सॉरी कॉटन आ रहा है, या फिर डेक्कन से कॉटन आ रहा है, एमपी से कॉटन आ रहा है, उसको यहाँ पर एक्यूमुलेट कर लेते थे। अब आपको पता है ये यहाँ क्यों एक्यूमुलेट कर रहे हैं? ताकि वो बंगाल पहुंचा सके, क्योंकि ब्रिटिशर्स देखो 1857 तक ब्रिटिशर्स जो है लगभग बंगाल में तो अच्छी तरह सेटल हो चुके थे, बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ पलासी के पास। तो उन्होंने ये ग्राउंड बनाया था, एक तरह से टाउन बनाया था मिर्जापुर। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है मेरी कि भाई वो लोग अपना जो है कारोबार करने के लिए मिर्जापुर को टाउन बनाते हैं और वहां से वो ट्रेड करते हैं। अब सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है, द प्रोडक्शन इन द बॉम्बे ऑलमोस्ट केम टू एन एंड, बिल्कुल ही खत्म होगी। एक तो पहली भी कॉटन की प्रोडक्शन बिल्कुल ही खत्म होगी, ऑलमोस्ट केम टू एन एंड, मतलब ये तो बिल्कुल बेतुकी स्टेटमेंट होगी, तो भी मैं नेग्लेक्ट कर देता, ड्यू टू अमेरिकन सिविल वॉर। अब अमेरिकन सिविल वॉर 1861 और 65 में हुआ था। अब आपको पता है कि जब वॉर होता है तो भाई ड्रेस चाहिएगी, मतलब फाइटर्स को जो भी वो रहते हैं, जो भी मतलब वॉर लड़ते हैं, तो ड्रेस कैसे बनेगी? कपड़े से कैसे, मतलब कॉटन से ही तो कपड़ा आएगा। तो इसी वजह से बॉम्बे के अंदर देखो, वहां पर तो अमेरिका के अंदर वॉर हो रहा है, वहां से वो लोग कॉटन ले नहीं सकते थे, यूएसए वाले, वो क्या नाम है, यूरोपियन वाले। तो उन्होंने बॉम्बे पे स्विच कर दिया। बॉम्बे पर जैसे गए तो बॉम्बे के अंदर एक तरह से बूम आ गया, कॉटन बूम बोलते हैं उसे बॉम्बे के अंदर। उस दौरान अमेरिका के अंदर से सप्लाई खत्म हुई और बॉम्बे में कॉटन बूम आ गया। ठीक है, तो ब्रिटिश मिल्स जो वहां से यूएसए से कॉटन नहीं लाते थे, उन्होंने इंडिया से लेना स्टार्ट कर दिया। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी कि खत्म नहीं हुआ था, उल्टा बढ़ा था।
मगर जैसे ही बढ़ा वैसे ही नुकसान भी हुआ। कॉटन के प्राइसेस बढ़ गए, सभी किसानों ने कॉटन लेना शुरू कर दिया, कॉटन उगाना शुरू कर दिया, लोन ले लिए, मगर जैसी सिचुएशन नॉर्मल हुई, जैसे ही सिविल वॉर खत्म हुआ, प्राइसेस एकदम से गिर गए, तो किसानों को नुकसान भी हुआ था। तो फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज फॉल्स। 59 के अंदर देखना है ब्रिटिश लैंड रिवेन्यू सिस्टम। देखो ब्रिटिश ना लैंड रिवेन्यू मतलब लैंड के ऊपर अपना वो लगाते थे, जैसे मान लो कल भी हम बात कर रहे थे कि किसान है, उसका लैंड है, तो उससे वो एक तरह से कर मांगते थे, ठीक है। नॉन एज समरी सेटलमेंट वाज इंप्लीमेंटेड इन अवध इन 1856। अवध का जब अनेक्सेशन किया था ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, अवध को मिस गवर्नेंस की वजह से डॉक्ट्राइन का यूज करके उन्होंने अपने अंदर ले लिया 1856 के अंदर। मगर हुआ क्या कि इन्होंने समरी सेटलमेंट इंट्रोड्यूस कर दी। अब जब पहले क्या थे इंट्रोडक्शन से, मतलब जब जो अवध के ऊपर किसका शासक था, जो मुगल्स मतलब जो मुगल्स एडमिनिस्ट्रेशन रहते थे, सिराज वो क्या नाम है, बुरहान उल मलिक जो वो रहते थे, उनका शासन था, ठीक है, उन्हीं की मतलब लीनियंस चल रही थी, तो अवध के ऊपर उनका शासन था। मगर उनके शासन में जो लैंड रिवेन्यू सिस्टम था ना, वो मिडल मैन को पैसा देते थे। जो मिडल मैन जो रहता था, एक तरह से तालुकदार बोलते हैं, तालुकदार मतलब लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेट क्लास थी, यानी कि इसके पास लैंड बहुत सारा था, और ये लैंड के ऊपर काम किससे कराते थे, लेबर से काम कराते थे, और उनसे काम करा के फसल खुद जो है बेचते थे दूसरी मार्केट के अंदर। मगर इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने अरिस्टोक्रेसी को खत्म करने के लिए समरी सेटलमेंट लेकर आए, ठीक है। उसमें लैंड रिवेन्यू को जो है डायरेक्टली इनसे जो ऑक्यूपेंट थे, जो वहां पर ऑक्यूपाई कर रहे थे लैंड को, जो वहां पर काम कर रहे थे, उनसे लेना स्टार्ट कर दिया रिवेन्यू, वजह की अरिस्टोक्रेसी से। अरिस्टोक्रेसी को खत्म कर दिया। जब अरिस्टोक्रेसी खत्म करोगे, अरिस्टोक्रेसी को खत्म करने का मतलब क्या है, ब्रिटिशर्स चाह रहा था कि इनकी नींव जो है अवध के एरिया में एस्टेब्लिश हो, उसके लिए तालुकदार को खत्म करना था। समरी सेटलमेंट इंक्रीज द इनकम ऑफ मिडल मैन तालुकदार बाय ग्रांटिंग हिम न्यू लैंड। ये तो उल्टी स्टेटमेंट होगी ना, उल्टी स्टेटमेंट हुई जो हम डिस्कस कर रहे थे कि ब्रिटिशर्स ने व्यूड देम एज इंटरलोक्यूटर्स एंड रिमूव देम फ्रॉम होल्डिंग एनी लैंड इन द विलेजेस। तो इससे तालुकदार का डिस्प्लेसमेंट हुआ था जो अरिस्टोक्रेट रहते थे। तो सेकंड गलत होगी, तो फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। ठीक है, अब 60th क्वेश्चन देखते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल इज कैन इंक्वायर इनटू डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट। भाई बनी ही इसलिए होती है, इंटर स्टेट यानी कि दो स्टेट के बीच में। आर्टिकल 263 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि एक इंटर स्टेट काउंसिल होनी चाहिए जो कि इनके मुद्दों को सुलझाए, डिस्प्यूट हो जाए किसी दो स्टेट के बीच में। भाई एक रिवर है, दोनों स्टेट से पास कर रही है, या फिर कुछ भी पुलिस का इशू है, कुछ भी इशू है, दोनों के ओवरलैपिंग सब्जेक्ट रहते हैं, बाउंड्री टच कर रही है, तो उसको हमें इससे सुलझाना चाहिए इंटर स्टेट काउंसिल से, ठीक है। अब इट कैन डिस्कस सब्जेक्ट्स इन विच स्टेट्स और यूनियन एंड वन और मोर स्टेट हैव अ कॉमन इंटरेस्ट। वही तो सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे जो कॉमन इंटरेस्ट में हो दोनों के। बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट दी गई है। यूनियन टेरिटरी आर नॉट रिप्रेजेंटेड, ऐसा नहीं है भाई। यूटी जैसे मान लो दिल्ली है, पौंडीचेरी है, लद्दाख है, इनके एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि गवर्नर्स को, जहां पर सीएम है वहां तो सीएम आएगा जिस यूटी के अंदर सीएम है, मगर जिसके अंदर नहीं है वहां पर लेफ्टिनेंट जो गवर्नर रहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते हैं, उन वो पार्ट बनाए जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत है कि नॉट रिप्रेजेंटेड नहीं आएगा, तो ओनली 2 स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। 61st के अंदर देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है 61st। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, भी एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, वो उसी वेलोसिटी से चला जा रहा है, जहां पर भी 5 स्पीड के था यहाँ पर भी 5 की स्पीड से चला जा रहा था। हैज नेट फोर्स एक्टिंग 0 ऑन इट। उसका देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन स्पीड, भी चेंज इन स्पीड। मगर क्या यहाँ पर स्पीड चेंज हो रही है? यहाँ पर स्पीड तो 5 थी, वही तब भी 5 रह रही है, तो चेंज इन स्पीड 0 हो गया, तो नेट फोर्स कितना हुआ? 0 ही तो हो गया। तो नेट फोर्स मेरा 0 हो गया उस केस के अंदर। तो इसी वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आ गई मेरी? राइट आ गई, बिल्कुल राइट आ गई। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन द सेम बॉडी। भाई जब आपको पता है एक बॉडी दूसरी बॉडी से टकराती है, ठीक है, तो उसका इक्वल एंड अपोजिट ये भी तो इसके ऊपर इंपैक्ट डालती है। जब आप दोनों हाथों पे थप्पड़ मारते हो तो एक हाथ पे दर्द होता है क्या? एक ही हाथ पे दर्द होता है, तो दोनों हाथों पे दर्द होता है ना। जब आप ताली बजाते हो तो दोनों हाथों को पता चलता है, चाहे आपने एक हाथ मारा हो दूसरे हाथ के ऊपर, मगर दूसरे हाथ पे भी चोट लगती है। तो ये आपका गलत आ गया। ऑन द सेम बॉडी, दोनों सेम बॉडी पे नहीं, दोनों बॉडी पे, मतलब एक्शन एंड रिएक्शन जो है, एक्शन किस पे लगेगा? एक्शन जिस पे आपने मारा है, रिएक्शन कौन देगी? जिसने मारा था, ठीक है, तो दोनों डिफरेंट बॉडी हुई ना। लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम कैन प्रोड्यूस अ लार्ज चेंज इन मोमेंटम। एक ऐसा फोर्स जो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए लगाया गया हो, जैसे आप बैट बॉल खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, बॉल आई, आपने हिट करके मारा 6, ठीक है, आपने छोटे से टाइम के लिए फोर्स लगाया था, बिल्कुल जोर से बैट घुमाया था थोड़े टाइम के लिए, मगर उसने इतना बड़ा मोमेंटम चेंज कर दिया कि बॉल ही बाउंड्री पार होगी। तो हो गया ना मोमेंटम शिफ्ट। मोमेंटम क्या होता है भाई? चेंज इन उसकी वेलोसिटी, भाई उसका वेलोसिटी चला जाए, मतलब चेंज हो जाए, या फिर उसका मोशन चेंज हो जाए, तो वो सब रहती है। तो आपका सेकंड थर्ड स्टेटमेंट आ गई आपकी ठीक। अब 62nd क्वेश्चन पे चलते हैं। 62nd क्वेश्चन भी बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। सिलरी मसल्स कहां पर होती है? आईज के अंदर होती है, पहली बात। और इफ सिलरी मसल रिलैक्स हो जाती है तो आई लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीजेस। देखो जब
ये बात बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है मैं बताता हूँ कि अगर मान लो आईज है ये, ठीक है, अब इसके ऊपर ये सिलरी मसल्स है जो क्या करती है आई लेंस को ना, अगर मान लो सिलरी मसल्स को आई लेंस छोटा मोटा करना है तो इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देगी, इसको छोटा कर देगी, ठीक है, इसको वो करके, और रिलैक्स करना है तो वही सिलरी मसल्स जो है थोड़ा सा वो कॉन्ट्रैक्ट करके उसको रिलैक्स कर देगी। तो दो टाइप का काम करती है, लेंस को मोटा कर देगी और पतला कर देगी। तो अब क्या होता है कि जैसे ही आप, जैसे मान लो आप दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे हो, बहुत दूर का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपको आईज रिलैक्स करनी पड़ती है ताकि आपका लेंस जो है थिन हो जाए। जब आपका ये वाला लेंस रहता है, थिन लेंस रहता है, तब आप दूर का ऑब्जेक्ट देख सकते हो। अब जब आप मान लो पास का ऑब्जेक्ट देख रहे हो तो थोड़ा सा ना इस लेंस को मोटा करना पड़ता है, ये वाला लेंस मोटा करना पड़ता है ताकि जो है आप जो ऑब्जेक्ट को देख रहे हो उसका फोकल, देखो जितना भी लेंथ वो रहेगा, थिन रहेगा, वो एलोंगेटेड भी रहेगा। एलोंगेटेड रहने से उसका फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। फोकल लेंथ बढ़ जाएगा तो जो दूर से किरणें आ रही है उसको देख पाएगा। दूर से किरणें आ रही है तो जब भी दूर से किरणें आ रही है तो आपको थिन लेंस रखना होता है, यानी कि एलोंगेटेड, बड़ा रेडियस चाहिए, बड़ा फोकल लेंथ चाहिए। जैसे ही छोटा ऑब्जेक्ट देखना है, आपको छोटी रेंज का ऑब्जेक्ट देखना है तो मोटा लेंस करना पड़ता है ताकि आपका फोकस जो है उसके ऊपर एडजस्ट हो जाए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं तो सिलरी एक्शन से जब वो रिलैक्स होती है तो आई लेंथ क्या होती जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज हो जाती है? बिकॉज वो रिलैक्स है तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक रिलैक्स है तो बड़ा सारा फोकल एरिया बनाएगी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है इफ आई लेंस बिकम थिकर, अगर लेंस थिकर बन जाता है, अनेबल्स अस टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। अभी मैंने डिस्कस किया कि मेरे को अगर नियर बाय ऑब्जेक्ट देखने हैं तो मुझे लेंस छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर दूर के ऑब्जेक्ट देखने हैं तो लेंस को लंबा करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लंबा करने के लिए सिलरी मसल्स को रिलैक्स होना पड़ेगा, इसमें सिलरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि फोकस आसानी से बन जाए। मगर देखो अब इसके अंदर तो फोकल लेंथ ज्यादा होगी, इसके अंदर फोकल लेंथ क्या होगी, कम होगी। तो ये बिल्कुल सही है कि फोकल लेंथ, जब लेंस मोटा हो जाता है तो एक तरह से फोकल लेंथ जो होती है उसकी कम हो जाती है और फिर हम नियर बाय ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। तीसरा बोलता है फॉर अ यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन द नियर पॉइंट विजन इज 25 डिग्री। बिल्कुल सही है। अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया है, कभी आप बिल्कुल एक किताब को बिल्कुल पास लाके पढ़ो तो आंखों में स्ट्रेन आने लग जाता है, मगर आप 25 सेंटीमीटर की दूरी से पढ़ रहे हो किताब को तो आपकी आंखों में स्ट्रेन नहीं आता 25 सेंटीमीटर की। तो नॉर्मल विजन के लिए 25 सेंटीमीटर की दूरी जो है बहुत सही है। तो इसलिए, और 25 से, मगर ये क्या है कि विद एज आपकी ये दूरी जो है, इसने यंग बोला ना, अगर ओल्ड एज रहेगा तो 35 के आसपास चली जाती है। इसलिए बोलते हैं पर्स बायोपिया, यानी कि पास के ऑब्जेक्ट देखना बंद हो जाते हैं जब आप ओल्ड एज में जाते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है कि भाई जो आपका 25 सेंटीमीटर पे आप देख पाते थे, आप 35 पे देख रहे हो, 40 पे देख रहे हो। तो इस वे में आपका क्या आ गया ऑप्शन, ऑल थ्री आर करेक्ट, ठीक है। मैं 63rd क्वेश्चन पे चलते हैं। द लाउडनेस ऑफ 63rd क्वेश्चन में बोल रहा है द लाउडनेस ऑफ ए साउंड इज डिटरमाइंड बेसिकली बाय इट्स फ्रीक्वेंसी। देखो लाउडनेस का मतलब होता है कि साउंड लाउड कब होगा, जब उसका जो एम्पलीट्यूड है, ये वाला जो हिस्सा है, मतलब ये पीक जो है ये ज़्यादा होगी, ना कि फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी तो ये होता है कि नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, एक साइकिल में कितनी बार वाइब्रेट हो रहा है। फ्रीक्वेंसी तो यही होता है ना कि एक सेकंड में मैं कितनी बार वाइब्रेट किया उसने, पार्टिकल ने, ठीक है। वो आपका लाउडनेस नहीं डिटरमाइन करती, वो डिटरमाइन करती है पिच, कि उसका पिच कैसा है, वो डीप है कि श्रिल है, कि साउंड जो है वो पिच के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय एम्पलीट्यूड आएगा यहाँ पर, कि एम्पलीट्यूड कितना है, कि वो कितना ऊपर तक गया, कितना नीचे तक गया, ठीक है। वेव जब मूव कर रही है, साउंड वेव या फिर जो भी है, ठीक है। तो ये आता है आपका सिनारियो। अब फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव डज नॉट चेंज व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखो वैसे क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, c इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा। स्पीड ऑफ लाइट c इज लाइट है, स्पीड एस कह लो, स्पीड लाइट म्यू इंटू लैम्डा, यानी कि म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। अब आपको पता है, आपको इतना तो पता है कि भाई जब मैं एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, तब कुछ तो चेंज आता ही होगा, कुछ तो स्पीड में चेंज आता ही है ना। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट स्पीड चेंज होती है। अगर स्पीड चेंज हो रही है तो इन दोनों में से कोई एक फैक्टर भी चेंज हो रहा होगा, दोनों चेंज हो रहे होंगे। मगर क्या होता है, देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल की, वाइब्रेशन कैसे वाइब्रेट कर रहा है। सपोज करो पहले सॉलिड मीडियम में था, अब आगे जो है सॉलिड मीडियम के बाद जो है वाटर का मीडियम आ जाता है, वाटर मीडियम आ जाता है, या फिर पहले एयर मीडियम था और उसके बाद वाटर मीडियम आ जाता है। जब ये कांटेक्ट में आता है, ये पार्टिकल्स आपस में कांटेक्ट में आते हैं यहाँ पर, तब भी जो इसका मोमेंटम रहता है, जो जिस वे में ये वाइब्रेट करता है उस वे में पास वाले पार्टिकल को पास कर देता है। तो फ्रीक्वेंसी मेरी सेम नहीं होती, तो फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। ये बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन दूसरी एक मीडियम में वाइब्रेशन दूसरे मीडियम में वाइब्रेशन ट्रांसफर कर रहा है, मगर वेवलेंथ चेंज हो जाती है। वेवलेंथ चेंज होने की वजह से ही स्पीड पे फर्क आता है। तो तभी हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाते हैं तब हमारी स्पीड वेरी करती है, मगर फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, ठीक है। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट ठीक आ गया। अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात करूं,
इसमें लिखा ऑडिबल रेंज फॉर एवरेज ह्यूमन ईयर एक्सटेंड फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ये बिल्कुल सही है, हमारी इतनी ही है रेंज। बैट्स की हमसे ज़्यादा होती है, सुपरसोनिक्स वो रहते हैं, उनकी बैट्स होती है ना जो चमगादड़ रहते हैं, वो अपने वो बात ही या फिर आंखों से नहीं देखते, वो अपने कानों से सुन के वो बात करते हैं, ईयर से बात करके वो मतलब एक तरह से इको साउंड करते हैं, वो रेस फेंकते हैं और वापस आती है, तो वो उनकी ज़्यादा रहती है। तो हमारी इतनी ही रहती है रेंज। तो अभी क्या आ गया, ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, अब 64th क्वेश्चन पे चलते हैं। 64th के अंदर कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दी है, जैसे UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के ऊपर 1992 के अंदर आया था, ये अर्थ समिट हुई थी, रियो अर्थ समिट। उस टाइम हमने 1992 में ये निकाला था फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट नेगोशिएशन। बिल्कुल ठीक है, इसकी मीटिंग हो, उसकी मीटिंग को क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28, 29 ऐसे चलती रहती है ना, अभी भी चल रही है। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो मतलब कंट्रोल, क्योटो से थोड़ा सा, वैसे तो जापान का सिटी रहता है, क्योटो से याद रखो कंट्रोल। कंट्रोल क्या करना है, ग्रीन हाउस गैस को, ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करना है। लीगली बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट फॉर ऑल कंट्रीज। भाई क्या मैं पुअर जैसा कंट्री हूँ, इंडिया इज अ पुअर कंट्री में आता है, तो मैं क्या ये टारगेट पूरा कर पाऊंगा? लीगली बाइंडिंग बोल दिया फॉर ऑल कंट्रीज। भाई डेवलप्ड कंट्री होते तो उनके लिए करो ना बाइंडिंग, तो हम ऑल कंट्रीज नहीं कर सकते। इट डिड नॉट मैंडेट ऑल कंट्रीज टू फुलफिल दिस टारगेट्स। तो इसके अंदर एनेक्स 1 आते हैं, एनेक्स 1 आते हैं कंट्रीज, एनेक्स 2 कंट्रीज आते हैं। तो जैसे जो डेवलप्ड कंट्री रहते हैं उनके लिए तो है, मगर हम जैसे कंट्री जो इंडिया है, चाइना है, उनके लिए एक तरह से एक्सेप्शन है। थर्ड है ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन। ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन क्या बोलता है कि अगर मान लो किसी का फोर्सफुल माइग्रेशन हो रहा है, जैसे मान लो हमारे यहाँ म्यांमार से रोहिंग्याज माइग्रेंट्स आए थे, ठीक है, तो उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए, ठीक है, उनकी सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एक स्टेट से दूसरे कोऑपरेशन के बीच में माइग्रेशन हो रहा है तो उसके बीच में कोऑपरेट कैसे करे वो। तो इज इट अ लीगली बाइंडिंग? नॉन लीगली बाइंडिंग है ये, लीगली बाइंडिंग नहीं है। ग्लोबल कॉम्पैक्ट हमने माना ये, अब जब या फिर बांग्लादेश ने माना जब म्यांमार से इन्फ्लक्स हो रहा था, ठीक है, माइग्रेंट्स का, तो हमने नहीं माना। अभी यूएसए क्या बोलता है, यूएसए ने तो बल्कि वीजाज लगाता है, H1B वीजाज कि माइग्रेंट्स के ऊपर जो भी आ रहे हैं, इलीगल माइग्रेंट्स बोल देता है वो वहाँ से, ठीक है, मैक्सिको से आ रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल ही गलत बोल देता है, इसको इनकरेक्ट आ जाती है। तो मेरी फर्स्ट और सेकंड तो मेरी ठीक वो है, सॉरी फर्स्ट सेकंड भी रॉन्ग होगी ना, तो ओनली 1 आया, किसी इसमें ऑल था। अगर मैं 65 क्वेश्चन को देखूँ, 65 क्वेश्चन बहुत ईजी है। भारत नेट प्रोजेक्ट चलाया ही इसलिए था कि रूरल एरिया तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंचाई जा सके। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है, कुछ भी ग्राम पंचायत तक पहुंचानी थी। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, इलेक्ट्रिक है मोबिलिटी है, यानी कि एक सरकार की स्कीम है फेम इंडिया, फास्टर अडोप्टेशन ऑफ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जो मतलब ई कार्स रहती है या फिर ये कमर्शियल वाले ई व्हीकल्स रहते हैं, उसको प्रमोट करना। तो इसमें क्या था कि मिशन एम टू अचीव नेशनल फ्यूल सिक्योरिटी बाय हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इसीलिए इसके थ्रू क्या था कि हमारा ऑयल बाहर से इंपोर्ट होता है, तो हमने ये स्कीम निकाली थी कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे जाओ, ताकि इसके लिए हमें सपोर्ट किया फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, एडॉप्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को। पीएम सहज बिजली हर घर योजना, तो फर्स्ट और 2 ठीक होगी। सहज बिजली दे रखा है, क्या बिजली से कुकिंग गैस निकलता है? नहीं। इसके लिए क्या आएगा, पीएम उज्ज्वला योजना थी, उसके तहत तो बोलता तो हम बोल देते, तो ये गलत हो गया। ओनली 2 आर करेक्ट। 66 क्वेश्चन में देखते हैं। 66 क्वेश्चन में इसने फुल फॉर्म नहीं दिया यूएन के ऑर्गेनाइजेशन की, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल, ध्यान रखना ट्रांसनेशनल, यानी कि एक नेशन से दूसरे नेशनल्स में ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं। ओसी मतलब ऑर्गेनाइज क्राइम, यानी कि सपोज करो पाकिस्तान क्या कर रहा है, एक तरह से हमारे यहाँ अगर अटैक कराया, ऑर्गेनाइज क्राइम कराया, तो ट्रांसनेशनल हो गया ना ये। अगर मान लो पाकिस्तान की एजेंसी या फिर जहाँ अगर फ्रांस में अटैक कर रहे हैं बंदे, कई बार आपने देखा चार्ली हेब्डो के केस में कि भाई एक कंट्री, जैसे मान लो सीरिया के अंदर ISIS है, उसके बंदे केरला के अंदर आइडियोलॉजिकली अटैक कर रहे हैं कुछ भी किसी, तो उसको बोलते हैं ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम। तो उसको टैकल करने के लिए एक पलेर्मो सिटी है इटली के अंदर, तो इसके लिए कन्वेंशन बनाई इसके नाम पर सन 2000 के अंदर, UNTC, यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन है ये। सेकंड है, तो ये बिल्कुल ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। करप्शन है कि भाई यहां से नीरव मोदी पैसा लेके वहां भाग गया, ठीक है, ये ओनली लीगली बाइंडिंग यूनिवर्सल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ओनली, बिल्कुल सही है। सिर्फ इकलौता ऐसा एक लीगली बाइंडिंग यूनिवर्सल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट है ये यूनाइटेड नेशन का, ठीक है। बहुत सारी यूएन के मेंबर्स इसके पार्टी है इसके अंदर, तो सेकंड स्टेटमेंट आगे ठीक। थर्ड के अंदर बोल रहे हैं यूएन स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट का मतलब है कि भाई किसी ऐसे स्पॉटलाइट देना, किसी के ऊपर स्पॉटलाइट डालना, किरणें डालना, छाया, मतलब जो एरिया छाया में था, अंधकार में था, उसको स्पॉटलाइट करना, हाईलाइट करना, उसके ऊपर किरणें डालना। यूएन स्पॉटलाइट मिशन क्या है, एक ग्लोबल इम्प्लीमेंटेड बाय सोलरली बाय IMF। एक तो सोल बोल दिया कि सिर्फ IMF ही कर रहा है,
और IMF बेसिकली फाइनेंसिस का काम देखता है, फाइनेंस करना, क्रेडिट देना कंट्रीज को। मगर UN स्पॉटलाइट मिशन क्या है, एक तरह से वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि मैंने क्या बताया, वो एरिया जो डार्क में था, यानी कि जो एरिया डार्क में था, यानी कि वुमेन के साथ जो वायलेंस हो रही थी, गर्ल्स के साथ जो वायलेंस हो रही थी, तो यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशन ने एक ये इनिशिएटिव चलाया था, ना कि ये IMF द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था। तो ये स्टेटमेंट गलत आ गई। तो हमारा क्या आंसर आ गया, ओनली 2 आर करेक्ट। 67 में बोल रहा है ग्लोबल कार्बन बजट 2024 इज रिलीज्ड बाय IPCC। IPCC यानी कि इंटर गवर्नमेंटल, यानी कि एक गवर्नमेंट और दूसरी गवर्नमेंट मिलकर, बहुत सारी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, CC। IPCC मतलब क्लाइमेट चेंज, CC मतलब क्लाइमेट चेंज। तो देखो, नो डाउट ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करती है, तो मेरा एक तरह से ये रहेगा कि ग्लोबल कार्बन बजट भी ये तो नहीं लेके आती। मगर ग्लोबल कार्बन बजट जो है रिलीज इसके द्वारा नहीं किया जाता, ये सिर्फ इसका यूज करती है, इस बजट का यूज करती है IPCC, ताकि अपनी रिपोर्ट बना सके क्लाइमेट चेंज कितना इंपैक्ट डाल रहा है। मगर एक प्रोजेक्ट का नाम है ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, GCP, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, ठीक है, वो रिलीज करता है इसको। और ये कौन है ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अंदर? इसके अंदर इंटरनेशनल साइंटिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट है ना काम कर रहे हैं एनवायरमेंटल के ऊपर, उन साइंटिस्ट का एक ग्रुप है, ठीक है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ उन्होंने, और वो रिलीज करता है ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट। उसका यूज करके IPCC अपनी असेसमेंट रिपोर्ट निकालता है। असेसमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है? IPCC की। असेसमेंट रिपोर्ट में क्या होता है कि अर्थ में इतनी वो आ गया, हीट आ गई है, ये आ गया, वो आ गया। तो ये गलत होगी स्टेटमेंट। इट ट्रैक्स ग्लोबल CO2 एमिशन एंड सिंक्स। बिल्कुल, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अंदर नाम ही ये बोल रहा है कि ग्लोबल में कार्बन का बजट कितना है। बजट मतलब बजट में क्या होता है, खर्चा करना, एक तो एक्सपेंसेस रहते हैं, एक इनकम रहती है। एक्सपेंसेस क्या रहेंगे भाई, CO2 जो रिलीज हो रही है, इनकम जो CO2 सिंक हो रही है, तो वही तो है। 67 का बी ओनली आएगा। 68 क्वेश्चन में बोल रहा है, 68 क्वेश्चन में इंडिया डिप्लॉयड फर्स्ट ऑल वुमेन फॉर्म्ड पुलिस यूनिट इन लाइबेरिया। देखो, यूनाइटेड नेशन में पीस कीपिंग फोर्स होती है, जो कि पीस कीपिंग फोर्स होती है, जो कि दूसरे कंट्रीज में जहां पर जो डिस्टर्ब्ड एरियाज वहां पर शांति लाने के लिए होती है। तो इंडिया ने क्या किया था 2008-9 में ना, एक ऑल वुमेन लेड, 2007-8 में ऑल वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसके अंदर सारी ही वुमेन थी, और उनको डिप्लॉय किया लाइबेरिया में। कमेंट में बताओ कि लाइबेरिया कहां पर स्थित है, ठीक है। तो उनको लाइबेरिया में डिप्लॉय किया, फर्स्ट ऑल फीमेल यूनिट थी, ठीक है। और इसका यूनाइटेड नेशन ने भी प्रेस किया कि ये इंडिया ने जो है ऑल वुमेन लेड यूनिट बनाई है, 2007 में हमने बनाया, और उसको वहां लाइबेरिया में भेजा। और इसको डिप्लॉय कौन करता है? UN पीस कीपिंग फोर्स को UNSC डिप्लॉय करता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल देखती है कि कहां कहां पर डिस्टर्बेंस आ रखा है, और वो अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेजती है। UNGA जो है, UNGA भी देखती है, मगर ओनली गलत हो गया। UNGA का भी रोल रहता है जनरल पॉलिसी मेकिंग में, मगर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लाए करती है वो UNSC के ऊपर लाए करती है। तो इसका फर्स्ट ओनली आएगा, सेकंड इज इनकरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पर कैपिटा इनकम, क्वेश्चन है 69 का। पर कैपिटा इनकम क्या होती है भाई? पहली बात तो पर कैपिटा इनकम क्या? टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। यही तो मेरी पर कैपिटा इनकम है, कि एक बंदा कितना कमा रहा है, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम इज नॉट सफिशिएंट मेजर ऑफ डेवलपमेंट। बिल्कुल सही है। हमारी पर कैपिटा इनकम अभी हमने देखा कि भाई हरियाणा की बात करूं या फिर इंडिया की बात करूं भी 2 लाख 2.5 लाख के आसपास है। क्या सभी बंदे 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं? नहीं, कोई तो बिल्कुल ही गरीब है, कोई 2.5 लाख क्या 2.5 करोड़ कमा रहा है, 25 करोड़ कमा रहे हैं, 2500 करोड़ कमा रहे हैं। तो वो क्या डेवलपमेंट का सही क्राइटेरिया है? नहीं है, ठीक है। तो डेवलपमेंट का सही क्राइटेरिया नहीं है वो। तो इसीलिए मेरा ये जो पर कैपिटा इनकम इज नॉट सफिशिएंट मेजर, ये मेरी आ गई ठीक स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं, दूसरा क्वेश्चन स्टेटमेंट है पर कैपिटा इनकम इज डिफाइंड एज अ टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। भाई ये तो गलत होगी ना, उल्टा लिख दिया इसने, टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन आना था। तो फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। 70th क्वेश्चन में बोल रहा है द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। पहली बात तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है कि भाई मैं एक अपने आप को डिस्गाइज कर रहा हूं कि भाई मेरे एग्रीकल्चर सेक्टर, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट वैसे जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड होती है कि एग्रीकल्चर में 5 बंदे काम कर रहे हैं, मगर जरूरत 3 की ही थी, 2 की ही थी सपोज करो, मगर बंदे 5 काम कर रहे हैं, तो 3 बंदे एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, तो जो 2 बंदे काम करते वही 5 बंदे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, जो कि एक स्ट्रक्चरल फिनोमिना है हमारे इंडियन एग्रीकल्चर का, क्योंकि हमारे यहाँ देखा जाता है। सेकंड स्टेटमेंट बोला है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर लेबर यूनिट इज 0। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यानी कि जो अगर मैं 5 से सपोज करो 2 बंदे थे, 2 बंदे जितना काम कर रहे थे, 3 बंदे भी इतना ही काम किए, 4 बंदों ने भी उतना ही काम किया, इनकी जरूरत ही नहीं थी 3rd और 4th बंदे की, तो इनकी प्रोडक्टिविटी भी तो 0 हुई ना, प्रोडक्टिविटी इनकी 0 होगी। तो ये बात सही तो बोल रहा है, जो प्रोडक्टिविटी उनकी 0 थी अगर मैं उनको रिमूव कर दूंगा तो मेरे प्रोडक्टिविटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, उतना ही कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो इसीलिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट
इन इंडियन एग्रीकल्चर इज जीरो। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट ठीक है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द कोलेक्ट्रल रिक्वायरमेंट, जो कोलेक्ट्रल क्या होता है, पहली बात तो जो जमीन की रिक्वायरमेंट रहती है कोलेक्ट्रल, जब आप लोन लेने जाते हो बैंक से तो आपको बोलते हैं कि लैंड के कागज दिखाओ, उसे कोलेक्ट्रल बोलते हैं। कोलेक्ट्रल रिक्वायरमेंट एक्सपैंड द क्रेडिट एक्सेस फॉर लैंडलेस लेबर, मैं उल्टा नहीं बोल दिया, अगर कोई भी लैंडलेस लेबर है जिसके पास जमीन नहीं है, लैंडलेस लेबर कौन होगा, जिसके पास जमीन ही ना हो, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहे हैं कोलेक्ट्रल रिक्वायरमेंट हो, भाई जमीन की रिक्वायरमेंट हो। अगर आपने ये कंडीशन रख दी कि जमीन की रिक्वायरमेंट हो तो वो एक्सपेंड करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब मैं लैंडलेस हूँ, मेरे पास जमीन ही नहीं है और आपने कंडीशन रख दी कि कोलेक्ट्रल रिक्वायरमेंट होना चाहिए, तो उस केस में एक्सपेंड नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। एमएनसीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में इन्फ्लुएंस द डोमेस्टिक प्रोडक्शन पैटर्न, करती है ना एमएनसीज मान लो जो भी गुड्स बना रही है एमएनसीज ने सपोज करो किसी चीज़ की फैक्ट्री लगा ली, वो बल्क में प्रोड्यूस करेगी, बल्क में प्रोड्यूस करके आपकी डोमेस्टिक कंजम्पशन को वो हैम्पर करेगी ही करेगी। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, क्वाइट ठीक है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। तो 71 का सेकंड क्वेश्चन आ गया, ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 72 क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन ईयर। भाई जीडीपी की डेफिनेशन ही बोल दी ना इसने। जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि डोमेस्टिकली जो डोमेस्टिकली मतलब विद इन अ कंट्री, विद इन अ टेरिटरी, मतलब जिस कंट्री की टेरिटरी के अंदर वो गुड्स बना है उसी को तो हम जीडीपी बोलते हैं ना। तो जीडीपी की डेफिनेशन ही बोल दी, क्योंकि जीडीपी क्या होता है, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी आप गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करोगे उसकी वैल्यू। अभी इंडिया की जैसे जीडीपी की बात करूं तो वी विल बी इन कमिंग टाइम वी विल बी 4 ट्रिलियन इकोनॉमी, हमारा 4 ट्रिलियन इकोनॉमी होगा। तो 4 ट्रिलियन का मतलब है कि हम इतने नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट, फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक होगी। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, एक तो होता है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब बीच की कंजम्पशन, जो बीच में आप, एक तो होता है कि आपके पास कोई गुड्स था, ठीक है, वो रॉ गुड्स था, उसके अंदर आपने कुछ एड ऑन किया और फिर फाइनल गुड्स बनाया, जो भी कैपिटल था आपके पास शुरू में, ठीक है, आपने उसके अंदर कुछ एड ऑन किया, फिर जो फाइनल गुड्स बनाया, फाइनल ये बनाया। तो इंटरमीडिएट गुड्स मतलब जो बीच में यूज होते हैं, बीच में यूटिलाइज होते हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज इनपुट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एक्सक्लूडिंग फिक्स्ड एसेट। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, फिक्स्ड एसेट जो देखो नेशनल अकाउंट के अंदर इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है कि जो भी आपका कंज्यूमर का गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम्स एट इनपुट है बाय प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, तो उसको हम बेसिकली इंटरमीडिएट में मानते हैं, ठीक है। और उसमें से अगर मान लो मैं फिक्स्ड एसेट जो था मेरा, कि जो एसेट मेरा फिक्स ही है, ठीक है, मान लो आपने एक मशीन ली है, मशीन की वैल्यू तो फिक्स है ना, मशीन तो आपके पास पहले भी थी, अभी भी है, और उससे जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, उससे जो गुड्स वो कंज्यूम करके दूसरा प्रोडक्ट्स बना रही है, उसी को ही तो आप इंटरमीडिएट बोलोगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट प्रोडक्शन जो भी है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है स्टेटमेंट के अंदर, तो बोथ आर करेक्ट। 73 में बोल रहे हैं फॉर्मल क्रेडिट सोर्सेज। फॉर्मल क्रेडिट सोर्सेज कौन से होते हैं, बैंक्स के। बैंक्स इज अ फॉर्मल सेक्टर है ना, बैंक्स इज अ फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल क्रेडिट सोर्सेज आर रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट सोर्सेज। भाई गवर्नमेंट के द्वारा बैंक्स, मतलब जो बैंक्स होती है, गवर्नमेंट सोर्सेज मतलब बैंक्स जो होते हैं, आरबीआई होता है, ये कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई तो कंट्रोल कर रहा है, जो कि गवर्नमेंट की एजेंसी है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक्सपेंशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, अब एक तो होता है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कौन सा होता है कि जो क्रेडिट एक इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाता है, सपोज करो एसबीआई इज अ बैंक है, वो एक इंस्टीट्यूशनल बैंक है, ठीक है, वो आपको लोन दे रहा है। जब आप एसबीआई जैसी संस्था से लोन लेते हो तो आपको सस्ते में लोन मिलता है, मान लो ये 7% पे देता है, और जो प्राइवेट लेते हो मनी लेंडर से जो भी, वो मान लो आपको 10% 12% पे लोन दे रहा है। तो अगर मैं इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का एक्सपेंशन करूंगा तो मेरी अपने आप रिड्यूस हो जाएगी ना डिपेंडेंस ऑन मनी लेंडर, जो प्राइवेट मनी लेंडर होंगे, तो उससे अपने आप कम हो जाएगी उस पर मेरी डिपेंडेंस। थर्ड बोल रहा है इनफॉर्मल लेंडर्स यानी कि जो प्राइवेट मनी लेंडर होते हैं, जो आपको 12% हायर रेट पे इंटरेस्ट देते हैं, जनरली चार्जेस लोअर इंटरेस्ट रेट। भाई वो तो इनफॉर्मल लेंडर्स तो मेरे को हायर देते हैं इंटरेस्ट रेट, ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। ड्यू टू कंपटीशन अमंग देमसेल्व्स, नहीं, ओनली 2 आर करेक्ट। तो 73 का ओनली 2 आएगा। 74 में है बैंक्स की डेफिनेशन बोल रहा है कि कमर्शियल बैंक्स है, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एक इनफॉर्मल मनी लेंडर है। कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं, जैसे एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, ये सारे आपके कमर्शियल बैंक्स हैं, जो कि शेड्यूल बैंक भी बोलते हैं। प्रोवाइड रेगुलेटेड लोन, भाई रेगुलेटेड लोन तो देते ही हैं। रेगुलेट कौन करता है इनको, आरबीआई रेगुलेट करता है कि आपको मॉनेटरी पॉलिसी के तहत की इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है ना आरबीआई, कि इतनी इंटरेस्ट रेट होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। तो कमर्शियल बैंक रेगुलेटेड लोन देते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है कि 20 से 30 बंदे इकट्ठे होकर उन्होंने ग्रुप बना लिया, एंड मैं अकेला जाता बैंक के पास, सपोज करो मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी थी नहीं, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है नहीं, मेरे को बैंक से लोन लेने में इतना बैंक लोन देगा नहीं, ठीक है। तो हमने क्या करा, 20-30 बंदे इकट्ठे हो गए, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, अब उस ऑर्गेनाइजेशन को क्रेडिट चाहिए। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, प्रोवाइड ग्रुप क्रेडिट
ग्रुप क्रेडिट अगर बैंक्स को चाहिए कि भाई सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं एक तरह से इसी फोकस ये रहता है कि कलेक्टिव सेविंग और उसको क्रेडिट दिया जाता है टू देयर मेंबर्स, जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर मेंबर रहते हैं। तो एक कलेक्टिव ग्रुप है ये, ठीक है। इसके अंदर कलेक्टिव आपका सेविंग्स रहती है और वो फिर हर एक इंडिविजुअल को क्रेडिट बांट दिया जाता है कि जिस बंदे को सपोज करो कि 20-30 बंदों को हमने क्रेडिट दे दिया बैंक्स ने, अब वो आपस में बांट ले, मगर मेरे लिए बैंक के लिए ग्रुप जिम्मेवार है, ठीक है। स्टेटमेंट इनफॉर्मल मनी लेंडर यानी कि जो प्राइवेट आपके मनी लेंडर्स रहते हैं प्रोवाइड लोन्स एज पर आरबीआई रूल। अगर मान लो मैं प्राइवेट लोन ले रहा हूँ, मेरे पड़ोसी से लोन ले रहा हूँ, मेरे रिश्तेदारी से लोन ले रहा हूँ, ठीक है, तो आरबीआई के रूल एप्लीकेबल होंगे क्या? कैसी बात कर रहे हैं, नहीं होंगे एप्लीकेबल। तो ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर, इस केस में ओनली 2 इज करेक्ट आएगा। 75 में देखते हैं करंट फैलो लैंड की, इसने लैंड की डेफिनेशन दी है, अदर फैलो लैंड, अदर करंट फैलो लैंड और ग्रॉस क्रॉप एरिया, यानी कि एग्रीकल्चर से ही बात कर रहे हैं। करंट फैलो लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन। एक तो फैलो लैंड क्या होता है? देखो फैलो लैंड वो होता है कि बेसिकली जहां पर कल्टीवेशन नहीं हो रही हो कुछ टाइम के लिए, ऐसे ही छोड़ दिया गया है। तो करंट फैलो लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 2 और मोर देन 2 ईयर्स एग्रीकल्चर ईयर। ऐसा नहीं होता। फैलो लैंड मतलब कि क्या होता है कि किसान ना एक सीजन बिजाई नहीं करते किसी भी खेत के अंदर, मतलब एक के लिए छोड़ देते हैं, फिर नेक्स्ट सीजन में करते हैं, फिर नेक्स्ट सीजन में नहीं करते, तो उसको बोलते हैं करंट फैलो लैंड कि भाई एक बार के, क्योंकि उससे क्या होता है सोयल रिज्यूमिनेट करती है, जो मिट्टी की शक्ति है वो बढ़ती है। अगर उसको मिट्टी को सांस लेने तो भाई एकदम से उसको ज्यादा इनपुट नहीं निकालते उससे, तो उसको बोलते हैं करंट फैलो लैंड। तो ये आपका रॉन्ग हो गया, 2 और मोर देन 2 नहीं आएगा, एक तरह से 1 और लेस देन 1 ईयर आएगा। यानी कि एग्रीकल्चर सीजन की बात करूं मैं, एग्रीकल्चर एक साल में 2 एग्रीकल्चर सीजन आते हैं, तो 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर आएगा, ठीक है। अदर फेलो लैंड जो होता है, अदर देन दिस, अदर एक तो होता है करंट फेलो लैंड, और इसके अलावा जो लैंड रहता है वो उसको बोलते हैं कि 1 से 5 साल तक जो लैंड अनकल्टिवेटेड रह जाए, ठीक है, उसको अदर फेलो लैंड बोलते हैं। बिल्कुल सही है। ये बेसिकली आपको पता है कि ड्राई एरियाज जो रहते हैं, राजस्थान के कुछ कुछ एरियाज रहते हैं, वहां पर ये प्रैक्टिस फॉलो की जाती है। ग्रोस क्रॉप एरिया, ग्रोस क्रॉप एरिया क्या होता है? एक तो होता है क्रॉप एरिया, क्रॉप एरिया यानी कि आपने किस एरिया में कितनी फसल उगाई है, ठीक है, कितने एरिया में बिजाई किया हुआ है, आपका ये एरिया है, आपने कितना बिजाई किया हुआ है, सपोज करो ये किया हुआ है। मगर ग्रोस क्रॉप एरिया क्या होता है, ये क्या बोल रहे हैं एक बार देख लेते हैं। एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर, ठीक है। कई बार क्या होता है कि इसी खेत के ऊपर एक साल के अंदर आप गेहूं भी उगा रहे हो, ये आपने गेहूं उगा दिया और ये आपने यहाँ पर राइस भी उगा दिया, तो 2 बार बिजाई होगी ना एक ही खेत के अंदर। तो एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रोस क्रॉप एरिया। बिल्कुल सही बोल रहा है। ग्रोस क्रॉप एरिया क्या होता है? नेट, पहले नेट देखो क्या होता है। नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया क्या होता है कि भाई मान लो मेरा ये एग्रीकल्चर लैंड था, मैंने ये लैंड इसमें से सोन नहीं किया और ये वाला कर लिया, ठीक है, मतलब ये मेरा नेट आ गया। अब बेसिकली क्या होता है ग्रोस में, क्या होता है यही वाला लैंड जो है मैंने 2 बार बीज दिया, यही वाला लैंड मैंने गेहूं भी बीज दिया और राइस भी बीज दिया एक ही साल के अंदर, तो एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर। ये वाला एरिया पहले तो आ चुका था नेट के अंदर, मगर ये वाला एरिया दोबारा भी तो काउंट करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने इसके अंदर राइस की भी खेती कर दी, तो 2 बार काउंट करना पड़ेगा ग्रोस के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली ग्रोस की डेफिनेशन क्या आ गई? ग्रोस की डेफिनेशन आ गई इक्वल टू नेट प्लस एरिया सोन मोर देन वंस, एरिया सोन मोर देन वंस की एक बार से ज्यादा मैं वो एरिया बीजता हूं, तो वो वाली डेफिनेशन आ गई इसकी, ठीक है। अब मैं आंसर देखूंगा तो इसका क्या आ गया? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट, यानी कि दोनों ही ठीक है मेरे ये स्टेटमेंट। नेशनल वाटरवे 1 बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आपको पता है नेशनल वाटरवे 1 कब बना था? हल्दिया स्ट्रेच जो था इलाहाबाद से लेके, ठीक है, वहाँ पर यूपी से लेके आपको बंगाल कनेक्ट करना, भागीरथी हुगली रिवर का कनेक्ट था। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत आ गई, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट किससे मैच कर रही है? इससे। तो ये भी गलत होगी जब ये इससे मैच कर रही है तो इससे मैच हो नहीं सकती। तो वैसे क्या आता है ये वाली नेशनल वाटरवे 2 क्या होता है? नेशनल वाटरवे ढोला सादिया ब्रिज जो है आपका ब्रह्मपुत्रा के ऊपर, सादिया दुबरी रिवर स्ट्रेच जो है, ठीक है, वो उसके ऊपर आता है नेशनल वाटरवे 2। और नेशनल वाटरवे 3 जो है वहां पर आपका ये केरला के अंदर रहता है, नेशनल वाटरवे 3 केरला। तो इसको ऐसे याद कर लो कि पहले यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है और तीसरा यहाँ पर है। मतलब इंडिया का अगर मैं एरिया देखूँ तो ये इंडिया का एरिया है, तो ये नॉर्थ आ गया, ये नॉर्थ ईस्ट आ गया और ये केरला आ गया। तो 3 एरिया में बटा हुआ है। तो तीनों स्टेटमेंट गलत बता दी भाई इसने, सारी स्टेटमेंट गलत बता दी, ठीक है। तो नन ऑफ द पेयर इज करेक्ट पूछा ना, नन ऑफ द पेयर इज करेक्ट, ठीक है। 77 पे चलते हैं। 77 में बोल रहा है कि अमेरिकन कॉटन बोल रहा है, लॉन्ग स्टेपल अमेरिकन कॉर्न इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया इज कॉल्ड नरमा। भाई हरियाणा के अंदर मैं देखूंगा ना, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, वहाँ पर नरमा की ही बिजाई होती है, नरमा की ही एक तरह से खेती होती है। नरमा कॉटन 2 प्रकार की होती है ना, तो नरमा की जो रहती है वो सॉफ्ट रहता है नरमा, तो उसको लॉन्ग स्टेपल भी बोलते हैं। इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहती है बेसिकली, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, उसको नरमा ही बोलते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया यानी कि हरियाणा पंजाब में उगाई जाती है, नॉर्थ वेस्ट में ही उगाई जाती है ना ये, हरियाणा पंजाब राजस्थान के कुछ कुछ एरिया में। नेक्स्ट बोल रहे हैं तूर एक दाल होती है, मुझे पता है, इज एन इंपॉर्टेंट पल्स, इज ऑल्सो नोन एज येलो ग्राम। भाई तूर को येलो ग्राम नहीं बोलते, तूर को बोलते हैं रेड ग्राम। वैसे तूर की दाल, मसूर की दाल, ये सब आपने सुना होगा घर में, और इसको पिजन पी भी बोलते हैं,
तूर को पिजन पी भी बोलते हैं, ठीक है। इसको रेड ग्राम बोलते हैं, येलो ग्राम नहीं बोलते। अच्छा, येलो ग्राम एक तरह से बेसिकली दूसरा आ जाता है, भाई जो मूंग की दाल रहती है, येलो ग्राम जो मूंग होता है ना, मूंग, पीली दाल, मूंग की दाल, ठीक है। या फिर स्प्लिट चिकपी भी बोलते हैं, चिकपी भी बोल देते हैं उसको, चिकपीज होते हैं, उसको बोलते हैं तूर की दाल। तो इसमें ये भाई ने गलत किया हुआ है स्टेटमेंट। तो इसमें क्या हो गया, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स होगी, फर्स्ट ट्रू हो गया, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 78 में बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स। ये हिस्टोरिकल इवेंट्स दे दिए, इसको अरेंज करने का बोला है कि कब कौन सा हुआ था, ठीक है। फर्स्ट देखता हूं मैं, ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजनगांव। ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजनगांव कब हुई थी? मराठा ने जब बैटल लूज किया था सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के अंदर, ब्रिटिशर्स के साथ हुई थी ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजनगांव, जिसमें दौलत राव सिंधिया जो थे मराठा अंपायर में, उन्होंने कुछ टेरिटरी, क्योंकि मराठा एक पैन इंडिया अंपायर बन गया था, उसमें हरियाणा भी आता था, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजनगांव ट्रांसफरिंग कंट्रोल ऑफ हरियाणा टू ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है वैसे कि, और ये हुआ कब था आपको पता है कि सेकंड बैटल ऑफ एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ था 1803 में हुआ था, और उसमें ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजनगांव साइन किया था, जिसके तहत दौलत राव सिंधिया ने उसको ब्रिटिश को ट्रांसफर कर दिया था, ठीक है। अब दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं कब हुई थी, क्योंकि इसने हिस्टोरिकल इवेंट्स को बोला ना कि करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है, अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, कि पहले सबसे पहले वाला और लास्ट में बाद वाला। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉर्ज थॉमस इंडिपेंडेंट किंगडम इन हांसी। जॉर्ज थॉमस जो थे एक आयरिश एडवेंचर थे, आयरलैंड से आए थे, उन्होंने अपना एक तरह से इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया था हांसी के अंदर, वो कि 1798 में बनाया था, ठीक है। तो ये तो इससे काफी पहले हो गया ना 1803 से। और तीसरा देखते हैं हम, अनेक्सेशन ऑफ कैथल बाय ब्रिटिश अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। भाई कैथल जो है, जब भाई उदय सिंह जो थे, राजा जो उदय सिंह थे, भाई उदय सिंह, जब उनके कोई संतान नहीं हुई थी और वो मर गए थे, तो उनके बाद मेल हेयर था नहीं, तो उसके बाद ब्रिटिशर्स ने उसको हथिया लिया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। आपको पता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कौन लेके आया था? डलहौजी। तो 1807 मतलब डलहौजी ने अनाउंस बाद में किया था, मगर 1840 से लेके 50 में इस दौरान चल रही थी। तो अगर मैं इसको अरेंज भी करता तो 1840 से 1850 मान लो एक बार। वैसे अगर मैं एग्जैक्ट देखूं, जब कैथल अनेक्स हुआ था 1843 में अनेक्स हुआ था, ठीक है। मेरे पास एक डेट की रेंज आ गई। बैटल ऑफ करनाल, भाई करनाल का बैटल कब हुआ था? नादिर शाह ने और मोहम्मद शाह ने 1740, 1739 और 40 में हुआ था ना बैटल। तो अब मेरे पास कुछ कुछ डेट्स आ गई हैं, तो मैं उसको अरेंज कर सकता हूँ, नो डाउट। तो पहले कौन सा आएगा भाई? सबसे अर्लीस्ट करना है, अर्लीस्ट में सबसे कौन सा है? 1739 ही दिख रहा है मेरे को तो, ठीक है। ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में है, सबसे अर्लीस्ट में फोर्थ है। उसके बाद कौन सा आ रहा है? उसके बाद है भाई मेरा 1739 के बाद है आपका ये 1798। तो उसके बाद तो सीधा भाई वो आ गया। फर्स्ट कहाँ है? फर्स्ट तो 1803 में था, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो उसके बाद आ गया मेरा आपका 1798, उसके बाद आ गया आपका 1803, ठीक है। 1803 के बाद कौन सा आया? लास्ट एक ही बचा आपका, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है, थर्ड आ गया। तो 78 का ए आएगा आंसर आपका। तो आप अगर आप ये भी देख लेते कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कब हुआ था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मेरे को पता है 1850s में हुआ था, और मुझे नादिर शाह का इन्वेजन पता था 1740 में हुआ था। तो उससे भी आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते थे, मगर ए और बी फिर भी एक आप कन्फ्लिक्टेड रहते, तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन माना जाएगा उस हिसाब से। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ परिवार पहचान पत्र, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इट मैंडेट्स द क्रिएशन ऑफ 8 डिजिट यूनिक अल्फा न्यूमेरिक, यानी कि अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट्स भी हो, ABCD भी हो, और न्यूमेरिक 1 2 3 भी लगाओ। हर एक परिवार को एक अल्फा न्यूमेरिक डिजिटल आईडी दी है, परिवार पहचान पत्र, जिसकी संख्या 8 है। 8 संख्या होने से इसके अंदर भाई लगभग 10 की पावर 8 वो बनेंगे। जब मान लो आप 8 डिजिट्स का कोड लिख रहे हो पेपर में, अगर आप इसको ये भी सोल्व करते हैं ना, हरियाणा में कितने वो हो सकते हैं, घर हो सकते हैं, तो अगर मैं 10 की पावर 8 लिखूंगा तो कितना बन गया? लगभग 10 करोड़ के आसपास मेरे घर बन गए। तो 10 करोड़ के आसपास घर हरियाणा में है। अगर एक घर को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सफिशिएंट डाटा है, 8 डिजिट का डाटा। मान लो बाद में घर बढ़ेंगे, मगर 8 से कम नहीं होने चाहिए थे, तो 8 से कम होगा तो 1 करोड़ घर रह जाएंगे। 1 करोड़ घर तो हरियाणा में है ही है, मतलब इतना तो माना ही जाता है कि लगभग इतने घर तो होंगे ही होंगे। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, इससे भी आप लगा सकते थे अंदाजा। डाटा ऑब्टेन्ड थ्रू PPP इज लीगली प्रोटेक्टेड अंडर हरियाणा परिवार पहचान एक्ट, बिल्कुल ठीक बात है, अभी तक तो ठीक बोल रहे हैं, ठीक है। विच डेजिग्नेट्स, इसने डेजिग्नेट किया है हरियाणा ट्रस्ट बेस्ड रीडिंग अथॉरिटी एज अ डाटा कस्टोडियन। भाई रीडिंग अथॉरिटी कौन सी है? मीटर रीडिंग होती है ये तो, जो आपका बिजली का मीटर होता है ना, ये मीटर रीडिंग, इसका क्या काम है डाटा कस्टोडियन के लिए? आपका परिवार पहचान पत्र का डाटा है, वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का क्या काम है? तो उसका कोई काम नहीं है ना, इस ट्रस्ट का तो कोई काम ही नहीं है। तो ये वाला गलत हो गया, तो आपका ये ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट आएगा इसके अंदर, ठीक है। अब मैं 80th क्वेश्चन की बात करता हूँ कि किस विच ऑफ द फॉलोइंग GI टैग्स आर ऑफिशियली एसोसिएटेड एक्सक्लूसिवली और ज्वाइंटली विद द स्टेट ऑफ हरियाणा, यानी कि या तो सिर्फ हरियाणा के पास हो या फिर हरियाणा का किसी दूसरे स्टेट के साथ टाई अप हो।
फुलकारी, जो टेक्सटाइल वर्क्स होते हैं, फुलकारी हरियाणा और पंजाब दोनों में ही है ये, H+P लिख रहा हूँ, दोनों में GI टैग मिला हुआ है, जी हाँ मिला हुआ है। बासमती राइस हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है और यूपी में भी है, और आप देखोगे तो दिल्ली के भी किसान जो आसपास के एरिया के रहते हैं वो भी उगाते हैं, इसको भी GI टैग मिला हुआ है, ज्वाइंटली है, ठीक है। सिरसा किन्नू, किन्नू सिरसा का है, किन्नू सिरसा में फेमस है, मगर इसको क्या GI टैग मिला हुआ है क्या? नहीं मिला हुआ GI टैग। रोहतक की रेवड़ी फेमस है, मगर इसको भी GI टैग नहीं मिला हुआ। तो 2 ही आइटम्स को GI टैग मिला है, तो मेरा ओनली 2 आंसर आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब हम चलते हैं 81st क्वेश्चन के ऊपर। 81st क्वेश्चन में बोल रहा है गोरखपुर। गोरखपुर आता कहाँ पर है भाई? गोरखपुर फतेहाबाद के अंदर एक विलेज है, मुझे पता है। वो मैच द फॉलोइंग बोल रहा है कि पावर प्लांट को मैच करो उसकी जगह से, पावर और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जो है कहाँ पर लोकेटेड है। तो गोरखपुर एक विलेज है, फतेहाबाद, सरसा फतेहाबाद जो एरिया आता है ना, उसके पास ये विलेज रहता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, बिल्कुल है। तो फर्स्ट का क्या आएगा? सी आएगा। फर्स्ट का सी आते ही मेरे पास 2 ऑप्शन बचे, ए और सी, ठीक है। अभी देखते हैं। अब राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट हिसार के खेदड़ गांव में है, ठीक है, हिसार के खेदड़ गांव में राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट है। तो मेरा क्या बन गया? सेकंड का बी बन गया। सेकंड तो थर्ड गलत हो गया, ए ही आ गया सीधा। थर्ड का क्या आएगा? महात्मा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट है। और दीनबंधु छोटू राम यमुनानगर के अंदर है। तो आपका ए ही ऑप्शन आएगा इसके अंदर। तो ये गलत करा हुआ था भाई ने, जो भी जिसका पेपर हमने ऑनलाइन से डाउनलोड किया, ये पेपर बेसिकली ऑनलाइन डाउनलोड किया गया। अरेंज द फॉलोइंग ट्रेडिशनल फोक फेयर ऑफ हरियाणा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ हिंदू कैलेंडर मंथ, कि जिस मंथ में वो सेलिब्रेट किए जाते हैं फ्रॉम चैत्र ऑनवर्ड्स। हमारा चैत्र से हमारा नया ईयर शुरू होता है, फिर मतलब वो सारे ज्येष्ठ, आषाढ़, फिर वो सारे भाद्र बाद में आते हैं, मतलब फर्स्ट ईयर हमारा चैत्र होता है। उसके बाद देखते हैं कि कौन सा मंथ रहता है। मसानी मेला, आपको पता है शीतला माता का एक मसानी मेला होता है गुड़गांव के अंदर। गुड़गांव के अंदर आप जाओगे तो शीतला माता का मंदिर काफ़ी फेमस टेम्पल है, वहाँ से दूर दूर से लोग वहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, ठीक है। इट इज़ डेडिकेटेड टू शीतला माता। अब शीतला माता का जो ये मसानी मेला है, होली के जस्ट मतलब जब जैसी होली के आसपास ही शुरू होता है, होली का जब त्यौहार होता है ना, तो ये आपके चैत्र में ही होता है। फर्स्ट होली जब आती है ना, जब फर्स्ट महीना होता है आपका मतलब हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, तो ये तो चैत्र फर्स्ट महीने में ही मसानी आ गया। मसानी का मेला जो है फर्स्ट आएगा, फर्स्ट मंथ में ही। कपाल मोचन मेला, अगर मैं कपाल मोचन मेला की बात करूं तो ये पूर्णिमा पे होता है। एक बात तो यहाँ पर यमुनानगर में होता है, ठीक है। कार्तिक मास की पूर्णिमा होती है। कार्तिक कब आता है? कार्तिक मास जब सर्दी आने वाली होती है ना, जब आपने सुना भी होगा देसी भाषा में कि वुमेन्स यूज टू से कि कार्तिक नहा लो, तो अक्टूबर नवंबर का एरिया टाइम रहता है ये वाला, ठीक है। कपाल मोचन मेला, इसमें यमुनानगर में ना स्नान का भी प्रक्रिया रहती है कि जो भी दूर दूर से आते हैं लोग स्नान करने के लिए आते हैं, ठीक है। और गुग्गा नौमी मेला कब आता है? सावन के बाद आएगा, तो लगभग आपका भाद्र में रहेगा, ये भाद्रपद में रहेगा और लगभग अगस्त के आसपास रहेगा, क्योंकि आपको पता है गुग्गा जो होते हैं वो सांपों के देवता होते हैं, और सांप कब निकलते हैं? मानसून के बाद निकलते हैं, ठीक है। फाल्गु मेला और फरल में मनाया जाता है वैसे ये। तो फाल्गु मेला बेसिकली अश्विन मास में आता है। फाल्गु एक तरह से पितरों का मेला रहता है, कि पितर जो रहते हैं ना, फाल्गु एक ऋषि थे, उनके नाम पे फाल्गु मेला पड़ा है। ये पितृपक्ष के अंदर मनाया जाता है। आषाढ़ सुना होगा आपने, अश्विन सुना होगा, या तो अश्विन मास के अंदर, ठीक है। वो आसूज भी बोलते हैं कई जगह। तो ये सितंबर में रहता है। तो बेसिकली अगर मैं अरेंज करूँ तो फर्स्ट आना था चैत्र, ठीक है। उसके बाद मेरा गुग्गा नौमी का मेला आ गया अगस्त के अंदर, ठीक है। तो ये तो मेरा ये बन रहा है फर्स्ट और 3। उसके बाद मेरा फोर्थ कब आ रहा है? सितंबर में फोर्थ आ रहा है, और सेकंड कार्तिक में नवंबर। तो मेरा ए स्टेटमेंट राइट आ गया अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं देखूंगा तो, ठीक है। 82 का मेरा ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है डी नेचर्ड अल्कोहल। एक तो होती है मतलब नेचुरल अल्कोहल, एक होता है डी नेचर्ड अल्कोहल। कंटेन्स स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मेथेनॉल, अ पॉइजनस सब्सटेंस, ठीक है। डी नेचर का मतलब है कि वो नेचर से बिगड़ गई है, डी नेचर, उसको डी नेचर कर दिया। इसको जानबूझ के बनाया जाता है कुछ इंडस्ट्रियल अल्कोहल को, जिसको हम बोलते हैं इथेनॉल, कि भाई अगर मान लो इंडस्ट्री में अल्कोहल यूज हो रही है तो लेबर उस अल्कोहल को कंज्यूम ना कर ले, पॉइजनस बना दिया जाता है ताकि वो उसको कंज्यूम ना करे, ठीक है, उसका मिसयूज ना हो। तो उसको डी नेचर बनाना पड़ता है भाई। उसके अंदर क्या करते हैं कि वो मिथेनॉल मिला देंगे, डाइज मिला देंगे, तो इसमें मिथेनॉल होता है, पॉइजनस सब्सटेंस रहता है मिथेनॉल। तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अब ये बोल रहा है दूसरी स्टेटमेंट, मिथेनॉल इज पॉइजनस। अभी देखा मिथेनॉल पॉइजनस है बिकॉज इट गेट्स ऑक्सीडाइज टू मेथेनोइक एसिड। मिथेनॉल में रहता है OH का बॉन्ड, इसमें रहता है COH का बॉन्ड, लास्ट में मिथेनोइक एसिड इन लीवर विच कोएगुलेट्स द प्रोटोप्लाज्म। भाई मिथेनॉल क्या करता है, एक जब आप मिथेनॉल इंजेस्ट करते हो तो लीवर में क्या करता है, लीवर इसको ऑक्सीडाइज कर देता है मिथेनॉल के मतलब फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर, और फॉर्मेल्डिहाइड से वो मिथेनोइक एसिड में बना देता है। और मिथेनॉल जो मिथेनोइक एसिड जो है वो एक तरह से
सेल को रप्चर कर देता है, सेल के साथ मिथेनॉल जो है रैपिडली रिएक्ट करता है और वो प्रोटोप्लाज्म को कोएगुलेट कर देता है, यानी कि रक्त का थक्का बोलते हैं ना, कि कोएगुलेट करना, एक ही जगह जमा करना, कि जब आप एक मान लो अंडे को उबालते हो या फिर सेकते हो, वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है ना, अंडे का जो अंदर वो रहता है, जो भी उसका यॉक रहता है, तो वो पीला पीला जो अंडे में रहता है वो सिकुड़ जाता है। इसी तरह ये भी सिकुड़ जाता है, सेल सिकुड़ जाता है, सेल का प्रोटोप्लाज्म होता है वो सिकुड़ जाता है। तो उसके होने से हमारी ऑप्टिक नर्व्स भी डैमेज हो सकती है, किसी को डेथ भी हो सकती है, ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो मेरा क्या आ गया, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। ठीक है भाई, 84 के अंदर देखते हैं, स्मोक क्या एक कोलाइडल सॉल्यूशन है? स्मोक, देखो कोलाइडल सॉल्यूशन वो बोलते हैं कि जैसे मान लो ये है आपका एयर पार्सल है, एयर पार्सल है, इसमें कुछ कुछ पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स कौन से? पार्टिकल सॉलिड होते हैं, ये एयर का पार्सल था जो गोले में है, ठीक है। पार्टिकल आपको पता है सॉलिड होते हैं, तो स्मोक नो डाउट कोलाइडल सॉल्यूशन है ना। स्मोक क्या होती है, आप जब मान लो धुआं छोड़ते हैं, आग छोड़ती है, फिर सिगरेट का धुआं होता है, आकाश मतलब हवा में एक गुब्बारा सा बनता है, उसमें पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, जो हम दिखते नहीं मगर हमें व्हाइट व्हाइट दिखता है वो। और बोला गैस इन सॉलिड, ये गलत बोल दिया भाई ने। ये सॉलिड, ये ये जो होता है एक तरह से गैस इन सॉलिड नहीं होता, सॉलिड इन सॉलिड पार्टिकल जो है गैस के अंदर है। इसके अंदर जो ये सॉलिड पार्टिकल है ना, ये सॉलिड पार्टिकल्स है वो गैस के अंदर ट्रैप हो चुके हैं, ना कि गैस है सॉलिड के अंदर। देखो ध्यान से देखो, सॉलिड जो पार्टिकल्स है इसके अंदर थोड़ी ना गैस है, मगर गैस के अंदर सॉलिड है, मतलब गैस के जो पार्टिकल्स है। तो बेसिकली क्या आएगा, सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स्ड इन गैस आएगा, तो उल्टा लिख दिया इसने, तो रॉन्ग हो गया। मिल्क है, मिल्क इज एन इमल्शन, बिल्कुल ठीक है। मिल्क के अंदर एक तरह से वो इमल्सीफाई बन जाता है, पूरा का पूरा मिक्स हो जाता है। अच्छा, ये कोलोइडल सॉल्यूशन भी कहलाता है मिल्क। मिल्क क्या बोलते हैं, मिल्क जो होता है एक तरह से पार्टिकल्स होते हैं भाई, वाटर है और व्हाइट व्हाइट से पार्टिकल है, और वो हमें पूरा व्हाइट दिख रहा है, जैसे आपको धुआं व्हाइट दिखता है ना, इसी तरह मिल्क भी व्हाइट है, मगर वो लिक्विड के अंदर है। धुएं के अंदर क्या था, एयर थी, एयर के अंदर पार्टिकल थे, और वो मेरे को व्हाइट व्हाइट धुआं दिख रहा था, मगर इसके अंदर वाटर है, वाटर के अंदर पार्टिकल है, वाटर के अंदर पार्टिकल है। तो मिल्क भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, और जितने भी कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो होमोजेनस कभी नहीं हो सकते, हिट्रोजेनस होते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी मेरी रॉन्ग आ गई भाई। ठीक है, प्यूमाइज स्टोन एक फोम, जैसे आपने देखा कभी कि आप जिससे एडी रगड़ते हैं, जैसे मान लो एडी साफ करते हैं, कई जने घर में होता है, वो उसमें यूज करते हैं, तो वो एक फोम टाइप का सब्सटेंस नहीं होता, इसके अंदर एयर ट्रैप होती है, तो उसको प्यूमाइज स्टोन बोलते हैं। वो बेसिकली सॉलिड फोम रहता है, उस सॉलिड के अंदर, जैसे मान लो ये है, ठीक है, सॉलिड है, मगर इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं, उसके अंदर एयर ट्रैप्ड है, उसको बोलते हैं प्यूमाइज स्टोन। उसको फोम की उपाधि भी दी जाती है। क्या ये हिट्रोजिनस है? हाँ भी, हिट्रोजिनस तो है ही भाई। मिल्क, एयर को मैं अलग से एक तरह से एयर मिक्स थोड़ी ना इसके अंदर, बिल्कुल ही जैसे कोलाइडल में नहीं थी, तो वैसा ही है कि लाइक ऑल कोलाइड्स इट्स ऑल्सो हिट्रोजिनस। तो थर्ड स्टेटमेंट ही करेक्ट है हमारी, तो इसमें ओनली 1 आ गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं हम 85th क्वेश्चन। 85th में बोल रहा है कि ऑल मेटल्स इवॉल्व हाइड्रोजन गैस अपॉन रिएक्शन विद HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। भाई क्या सारी धातुएं रिएक्ट करती है जब मैं रिएक्ट करूँ? सपोज करो मेरे पास एक मेटल है सोडियम, सोडियम को मैं जब मैं HCl से रिएक्ट कराऊंगा तो NaCl बन जाएगा, सॉल्ट बनेगा, प्लस H2 बन जाएगा। मतलब अगर मैं बैलेंस करूंगा तो ऐसे बैलेंस हो जाएगी ये इक्वेशन, ठीक है। मगर इसमें H2 बन रहा है, मगर सोडियम के साथ तो बन रहा है, मगर क्या दूसरे मेटल के साथ भी बनेगा? सिल्वर को कर सकते हो आप, सिल्वर को या फिर गोल्ड को, गोल्ड के अंदर रिएक्ट नहीं करता HCl। कंसनट्रेटेड, वो आपको न्यूक्लिक कंसनट्रेटेड एसिड चाहिए होता है आपको, HNO से, नाइट्रिक एसिड वगैरह, गोल्ड को रिएक्ट करने के लिए। गोल्ड HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता, डाइल्यूट नहीं कर पाएगा गोल्ड उसको। तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, कॉपर होगा आपका Cu, और ये सारे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, ऑल नहीं आएगा। हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑफ ऑल मेटल एक्सेप्ट सोडियम reacts with acid to give corresponding salt, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एक्सेप्ट सोडियम क्यों बोला? एक बार सोडियम को रिएक्ट करा के देख ले। हाइड्रोजन कार्बोनेट है, मान लो मेरे पास ये सोडियम था, ठीक है, और H2CO3 होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन भी है कार्बोनेट भी है। अब ये क्या बनाएगा भाई, फॉर्मूला क्या बनाएगा? ये मेरा बना देगा मेरा NaOH, ये बना देगा, प्लस आपका CO2 प्लस H2O, ठीक है, आराम से बना तो रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो ये फॉल्स होगी स्टेटमेंट। तो सोडियम के साथ जो है लगभग सारे कार्बोनेट एटम, ऑल एक्सेप्शन कोई है ही नहीं, सोडियम भी करेगा, लगभग सारे ऑल मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट। जितने भी कार्बोनेट होंगे वो बोल रहे कि जितने भी हाइड्रोजन कार्बोनेट होंगे वो सभी रिएक्ट करते हैं। तो इस केस के अंदर मैं देखूंगा तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स आ गई मेरी। तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स आ गई, तो आपका कौन सा होगा? बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। 86 के अंदर देखते हैं हम। 86 के अंदर बोल रहा है कि डेंटल कैरीज और टूथ डिके हो जाता है, अभी दांत सड़ जाते हैं आपके, ठीक है। तो बिगेन्स व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर, आपके मुंह में जब शुगर के जो कुछ कण रह जाते हैं, पार्टिकल्स रह जाते हैं, उसको बैक्टीरिया रिएक्ट करते हैं और प्रोड्यूस एल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं, दैट सॉफन और डीमिनरलाइज द एनिमल। देखो
अब क्या अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं? पहली बात तो देख लेते हैं कि एनिमल होता क्या है। एनिमल क्या होता है? एनिमल बेसिकली आपका एक बेस रहता है। एनिमल क्या है? बेसिक है। एनिमल क्या है? टूथ के ऊपर कवरिंग होती है, ठीक है, मान लो ये आपका टूथ है, उसके ऊपर कवरिंग होती है, इट्स बहुत ही हार्ड कवरिंग होती है, इसको सबसे हार्डेस्ट पार्ट बोलते हैं कि इस एनिमल को ना, जो हमारे उसके ऊपर कवर रहती है। तो ये जो एनिमल होती है वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है, कैल्शियम से बनती है, कैल्शियम फॉस्फेट, जो कि बेसिक है, बेसिक इन नेचर है। अगर मुंह में एसिड बनेगा, मुंह में जब एसिड बन जाता है, जब आप कुल्ला नहीं करते हो, खाते रहते हो शुगर के प्रोडक्ट, तो एसिड बेस को मैटर पिघला देता है। ये आइडियोलॉजी मेरे को पता है। अब अल्कोहल, मुझे पता है कि अल्कोहल का नेचर एसिडिक होता है, मगर अल्कोहल क्या बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं? बैक्टीरिया सच अल्कोहल नहीं प्रोड्यूस करते, दांतों के अंदर अल्कोहल थोड़ी ना प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इसी तरह एसीटोन के लिए बोल रहे हैं, टूथ डिके व्हेन एक्टिंग ऑन शुगर प्रोड्यूस एसीटोन। एसीटोन भी आपका माइल्ड, बिल्कुल एसीटोन तो बिल्कुल बेसिक सॉल्यूशन होता है। एसीटोन की एसिडिटी बहुत कम होती है, अगर वो प्रोड्यूस भी करे तो एसीटोन तो बहुत ही डिसॉल्व ही नहीं कर पाएगा, सॉफ्ट ही नहीं कर पाएगा, डीमिनरलाइज कर ही नहीं पाएगा एनिमल को। अब तीसरी स्टेटमेंट बोल रहा है डेंटल कैरीज टू डिके बिगिंस व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर प्रोड्यूस एसिड्स। एसिड अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो भाई कर देगा एसिड, इस एनिमल कवरिंग को डिस्ट्रॉय करके टूथ डिके कर देगा आपका। जैसे ही एनिमल कवरिंग डिस्ट्रॉय होती है तो आपका टूथ डिके हो जाता है, तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है। 87 में देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स करंट सेक्टोरल कंपोजिशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सर्वे 2025-26 जो इंडियन इकोनॉमिक सर्वे आया उसके लिए बोल रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर कौन से होते हैं? पहली बात तो जैसे एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी सेक्टर, इसके बारे में बोला। लार्जेस्ट शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद लोवेस्ट शेयर इन जीडीपी, बिल्कुल ठीक बात है। एग्रीकल्चर में तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, लगभग 45% हमारी एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर से आती है, और जीडीपी के अंदर बहुत ही कम हिस्सा है। जीडीपी के अंदर लगभग 17 से 18% का हिस्सा जो है प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड देखते हैं, सेकेंडरी सेक्टर कौन सा होता है भाई? जैसे मान लो आपका मैन्युफैक्चरिंग वाला सेक्टर जो है, ठीक है। लोवेस्ट शेयर इन एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल। हाईएस्ट शेयर तो किस में आ गया? हाईएस्ट शेयर आ गया, लगभग 45% जो एम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चर में आ रही है, ठीक है। अगर मैं उसकी बात करूं, टर्शरी सेक्टर की बात करूं, लगभग 30-35% इसके अंदर आ रही है, टर्शरी सेक्टर के अंदर, ठीक है। तो लोवेस्ट शेयर कितना आ गया? मतलब लगभग अगर मैं देखूंगा तो अप्रोक्सीमेटली 25% शेयर जो बच गया वो सेकेंडरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट में जनरेट कर रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। विद द सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, भाई लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर टर्शरी सेक्टर जो है, सर्विस सेक्टर जो है, लगभग 55% या 50 से 55% जो जीडीपी का हिस्सा है वो टर्शरी सेक्टर से आता है। तो फर्स्ट पे तो ये हो गया टर्शरी के अंदर, जीडीपी की बात कर रहा हूँ। और सेकंड और आपका सेकंड पे आता है ये वाला जीडीपी के अंदर, तो सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और सबसे नीचे कौन है? प्राइमरी सेक्टर जीडीपी के अंदर 17 से 18%। तो बेसिकली मेरे को तो ये तीनों स्टेटमेंट ठीक लग रही है। टर्शरी सेक्टर लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, हमने अभी देखा टर्शरी सेक्टर क्या है, 55%, फर्स्ट नंबर पे आता है टर्शरी सेक्टर। तो तीनों स्टेटमेंट ठीक है, ऑल 3 पेयर्स आर करेक्ट, ठीक है। 88 क्वेश्चन में बोल रहा है हॉलमार्क एक सर्टिफिकेशन मार्क है, किस प्रोडक्ट को दिया जाता है? आपको पता है हॉलमार्क मतलब एडवर्टाइजमेंट भी आती है, गोल्ड के लिए हॉलमार्क ले लो, ज्वेलरीज के लिए हॉलमार्क ले लो, सिल्वर के लिए हॉलमार्क होना चाहिए आपका। तो हॉलमार्क से क्या होता है कि प्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट की जो है श्योरिटी हो जाती है। आईएसआई मार्क किसको दिया जाता है? एक तरह से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो गया, ठीक है। इसने उल्टा लिख दिया, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत हो गई है। एलपीजी सिलेंडर हो गया, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो गया, तो जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स रहते हैं उनको आईएसआई मार्क दिया जाता है। एग मार्क बिल्कुल सही है, एडिबल आइटम्स, फूड के, ऑयल के, हनी, स्पाइसेस, ऑयल्स के लिए हम लोग एक तरह से एग मार्क देते हैं। तो ओनली 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। 89 क्वेश्चन में है डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए हैं और इकोनॉमिक फीचर बताया कि उस डिस्ट्रिक्ट का क्या है, और इकोनॉमिक फीचर 2 भी बोला हुआ है। पानीपत आपको पता है कि पानीपत भाई सिटी ऑफ वीवर्स माना जाता है, कि ऐसा सिटी जहाँ पर वीवर्स बहुत ज़्यादा, कढ़ाई बुनाई वाले जो टेक्सटाइल वर्कर्स बहुत ज़्यादा, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है, चद्दरों का काम, दीवार पर वो पर्दे लगते हैं उनका बहुत ज़्यादा है पानीपत के अंदर, टेक्सटाइल है सेंटर उसका। हब फॉर हैंडलूम इंडस्ट्री भी वहाँ पर है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पानीपत, उसी के ब्लैंकेट, कारपेट्स, हैंडलूम प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, टेक्सटाइल रिसाइकलिंग भी होती है वहाँ पर। गुड़गांव आपको पता है कि आईटी का हब है, बहुत सारी एमएनसीज हैं, कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, ठीक है, आईटी बीपीओ की सर्विसेज हैं, बहुत सारी कंपनी का, फॉर्च्यून 500 कंपनीज का हेडक्वार्टर जो है वहाँ पर रहता है गुड़गांव के अंदर। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। भिवानी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो पहले एंशियंट, मतलब अगर मैं पहले की बात करूँ, वो भी टेक्सटाइल मिल्स होती थी। भिवानी के अंदर टेक्सटाइल्स बहुत ज़्यादा काम होता था, कपड़े व्यापार उद्योग का। मगर आज के टाइम में ना उन्होंने डाइवर्सिफाई कर लिया, एग्रीकल्चर मशीनरी के ऊपर वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि भिवानी की बेल्ट जो है एग्रीकल्चर बेल्ट से आ जाती है। तो मैन्युफैक्चरिंग का वो सारा तीनों करेक्ट आएंगे इसके अंदर, ठीक है, ऑल 3 आर करेक्ट। 90th क्वेश्चन में देखूँ तो 90th में बोला है कि इंडस्ट्रियल बेस ऑफ हरियाणा का इंडस्ट्रियल बेस पूछा है, ठीक है। जैसे IIIT इंडेक्स होता था, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था, इसी वे में हरियाणा का बोल रहा है कि हरियाणा का जो इंडस्ट्रियल बेस है उसके अंदर क्या क्या आता है? कॉटन टेक्सटाइल, शुगर प्रोसेसिंग, फार्म मशीनरी, क्या ये 3 आते हैं?
देखो कॉटन टेक्सटाइल तो हमें पता है, आंख बंद करके मैं बोलूँगा कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है हरियाणा के अंदर, मतलब कॉटन हमारे यहाँ उगता ही है। शुगर इतना नहीं उगता, मगर शुगर की प्रोसेसिंग बोला है इसने, शुगर एक तरह से प्रोसेसिंग बोला है, ठीक है। और फार्म मशीनरी प्रोडक्ट्स, अभी तो हमने देखा पिछले वाले क्वेश्चन में भिवानी के अंदर जो है फार्म मशीनरी आती है, एग्रीकल्चर मशीनरी आती है, तो फार्म मशीनरी भी है। तो बेसिकली पानीपत क्या है, मेरा कॉटन टेक्सटाइल के लिए पानीपत है, ठीक है। शुगर प्रोसेसिंग आपका ये जो बेल्ट है, रोहतक की बेल्ट जो है, यहाँ पर रोहतक और यमुनानगर की बेल्ट जो है उसके अंदर शुगर प्रोसेसिंग का आता है। भिवानी हमने देख लिया फार्म मशीनरी का। तो टेक्सटाइल बेस, इंडस्ट्रियल बेस जो है हरियाणा का, इट इंक्लूड्स ऑल दीज 3 आइटम्स, कि इंडस्ट्रियल बेस में ये तीनों इंक्लूडेड है, तो ठीक आ गई। द स्टेट ऑल्सो मैन्युफैक्चर केमिकल्स एज अ वैरायटी ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। यार कोई भी देश है, कोई भी कंट्री है, कोई भी स्टेट है, वो केमिकल प्रोड्यूस नहीं करेगा क्या? इसने कुछ स्पेसिफिक केमिकल का नाम नहीं बोला, कंज्यूमर गुड्स के लिए बोला कि कंज्यूम करने के लिए कुछ ना कुछ केमिकल तो हर, यार बांग्लादेश भी बना रहा होगा, गोवा भी बना रहा होगा, ये तो जनरल सी स्टेटमेंट है, कोई दिया नहीं। मगर नोटेबली अगर मैं देखूँ पानीपत और अम्बाला के इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्टेट्स हैं जहाँ पर जो है कंज्यूमर गुड्स लाइक सैनिटरी वेयर, ग्लास वेयर, ये सब चीज़ें मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोफाइल है, केमिकल उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो बहुत स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट आ गए। 91st में बोला है द एस्टिमेटेड फिजिकल डेफिसिट फॉर हरियाणा एज पर बजट 2026 इज 2.6%। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। और एक बात हो रहा है, जो FRBM फाइनेंशियल रिजोल्यूशन बजट मैनेजमेंट एक्ट के अंदर हमारा टारगेट है केंद्र सरकार का 3%, उससे भी कम है हमारा फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट जो एस्टिमेटेड है हम हरियाणा का रहने वाला है वो 2.6% तक रहने वाला है, ठीक है। इस साल बजट में बोला है ये बात, बिल्कुल ये बात अगर आप इकोनॉमिक सर्वे वगैरह देखोगे, बजट में देखोगे तो ये सब चीज़ें लिखी हुई है। दूसरी स्टेटमेंट है इन हरियाणा अफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? पहली बात तो जब स्टेट गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर रिवेन्यू के लिए, जैसे सपोज करो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर करती है, सैलरी देती है एम्प्लॉयज़ को, मतलब अपने सरकारी कर्मचारी को हरियाणा सरकार, या फिर जो भी कर्मचारी रहती है सैलरी देती है, अब उन कहीं से इनकम भी कमा रही होगी, ठीक है। तो ये एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, जब भी तो डेफिसिट होगा ना। अगर रिवेन्यू के इनकम कम है, रिवेन्यू के सोर्स कम है, मगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रिवेन्यू डेफिसिट। तो अफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? कई बार सरकार ना कुछ कुछ पैसा देती तो खर्च करने के लिए, रिवेन्यू के लिए, मगर उससे ना कैपिटल बन जाता है, उससे कैपिटल बन जाता है, कैपिटल गुड्स बन जाता है। तो इसलिए हम उस गुड्स को, जो पैसा रिवेन्यू के लिए दिया था मगर उससे कैपिटल बन गया, उसको घटा देते हैं, तो हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आ जाता है उसके अंदर। अब आगे बोलते हैं क्या, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हैज इंक्रीज इन द पास्ट 3 years as the grants for creation of capital assets have gone down। कभी भी ये स्टेटमेंट देखो बहुत ही ड्रास्टिकली गलत स्टेटमेंट बोल दी। हमारे हरियाणा में देखूं या फिर केंद्र सरकार में देखूं तो कैपिटल एसेट के लिए तो बहुत ज़्यादा पैसा दिया जाता है सड़कें बनाने के लिए, ठीक है। और हरियाणा के केस में क्या हो रहा है कि भाई सरकार ने, जो हरियाणा सरकार ने है, रिवेन्यू डेफिसिट जो है एक तरह से इंक्रीज इन द पास्ट 3 years, ये भी ये नहीं है कि इंक्रीज ही होता जा रहा है। रिवेन्यू डेफिसिट यार फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी इंक्रीज कर गया, मान लो पिछली साल था कि 25 करोड़ का डेफिसिट था, अगली साल मान लो 20 करोड़ का डेफिसिट हो गया, अगली साल मान लो 35 करोड़ का डेफिसिट हो गया। तो ये नहीं है कि इंक्रीज ही हो रहा है। एक तो ये पैटर्न है, आपको जनरल पैटर्न ऑब्जर्व करने को मिलता है। मगर इससे भी आप डिस्टिंग्विश करते थे कि कैपिटल एसेट के लिए जो पैसा दिया जाता है वो बढ़ रहा है, सड़कें बनाने के लिए, नए पंचायत भवन बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, जो कैपिटल एसेट्स जो होते हैं ना, उसके लिए डेक्लाइन एक तरह से नहीं हुआ, सिग्निफिकेंट डेक्लाइन नहीं हुआ है। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत आ गई, तो ओनली 1 इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू द बजट 2026, जो बजट हरियाणा का आया है, मैक्सिमम टैक्स रिवेन्यू कम्स फ्रॉम जीएसटी, स्टेट जीएसटी। इतना ठीक है भाई, स्टेट जीएसटी का ही रिवेन्यू होता है जो सबसे मैक्सिमम रहता है, फॉलोड बाय स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन। स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन क्या होता है? प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्स लगाते हैं, जब आप नई प्रॉपर्टी लेते हो, प्रॉपर्टी बेचते हो। अच्छा, इसने बात करी है कि मैक्सिमम टैक्स रिवेन्यू, टैक्स रिवेन्यू के अंदर बोला कि जो हरियाणा सरकार को टैक्स रिवेन्यू कलेक्ट हो रहा है उसमें फर्स्ट तो आता है जीएसटी, दूसरे पे आता है स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन। ये तो बिल्कुल ठीक है। ग्रांट्स नहीं बोला, सिर्फ टैक्स की बात कर रहा है। अगर केंद्र सरकार से ग्रांट्स की बात बोलता तो दूसरे नंबर पे ग्रांट्स आ जाता, पहले पे जो सरकार के पास पैसा आ रहा है, हरियाणा सरकार के पास एसजीएसटी सबसे ज़्यादा आ रहा है, उसके बाद केंद्र सरकार की ग्रांट आती है, उसके बाद आता है स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन, अगर ग्रांट पूरा की बात करता। मगर इसने सिर्फ टैक्स रिवेन्यू बोला है, टैक्स रिवेन्यू के अंदर तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट है हरियाणा गवर्नमेंट ऑन टैक्स रिवेन्यू इज एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाय 11% इन बजट 2026 ओवर रिवाइज्ड बजट 2025-26। ये बजट के अंदर ही लिखी हुई स्टेटमेंट है। हरियाणा सरकार बोल रही है कि इस बार उनका जो कलेक्शन होगा ना टैक्स रिवेन्यू, जो जीएसटी वगैरह से, वो पिछली बार से 11% ज़्यादा होगा, लगभग 10 पॉइंट समथिंग का डाटा दिया था, विच इज ऑल्सो करेक्ट। ये बजट के अंदर दिया हुआ डाटा है, ठीक है। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। फ्रीडम फाइटर थे ये लोग, फ्रीडम फाइटर या फिर पर्सनालिटी जो हरियाणा की पर्सनालिटी रहती है, ठीक है। एसोसिएटेड जर्नल्स, ये उन्होंने जो अखबार पत्र वगैरह लिखे हैं, जर्नल्स लिखे हैं, उससे मैच करना है कि कौन सी पर्सनालिटी क्या कर रही है। सर छोटू राम जाट थे, एग्रीकल्चर बेल्ट से आते थे, मेरे को इतना पता है, तो वो जाट गैजेट ही लिखेंगे, जाट गैजेट लिखेंगे, उर्दू वीकली रहता था ये, ठीक है। तो फर्स्ट का बी आएगा।
फर्स्ट का अगर बी आने वाला है तो भाई ए और बी में मेरे को डाउट है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब मैं देखूं पंडित नेकी राम शर्मा, भाई पंडित जी है, पंडित जी क्या काम करेंगे? पंडित नेकी राम शर्मा एक तरह से संदेश वीकली जो रहता था, नेशनलिस्ट मूवमेंट, पंडित नेकी राम शर्मा जो है बेसिकली बहुत पुराने टाइम की बात करूं तो मैं, जैसे छोटू राम जी थे जो 1916 के अंदर उन्होंने ये अपना जाट गैजेट निकाला था कि फार्मिंग कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए। पंडित नेकी राम शर्मा ने भी भिवानी के अंदर जो है संदेश अपना वीकली निकाला था कि नेशनलिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए। तो सेकंड का ए आ गया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ए ऑप्शन ठीक आ गया मेरा यहीं से। लाला मुरलीधर एक तरह से पंजाब के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब बोलते हैं इनको, लाला मुरलीधर को। तो इनका आप देखोगे तो अंबाला से आता है। खैर अंदेश, खैर अंदेश इनका जो पत्रिका रहती थी वो इन्हीं से एसोसिएटेड थी। श्री राम शर्मा, हरियाणा तिलक, एक तरह से फ्रीडम फाइटर थे श्री राम शर्मा, उन्होंने हरियाणा तिलक जो जर्नल रहता था उसको लिखते थे वो लोग, ठीक है। तो आपका ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 94th क्वेश्चन में है कि द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति के इन द हरियाणा रीजन लैक द सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप, ठीक है, बिल्कुल हरियाणा रीजन में भी नहीं थी और ओवरऑल भी नहीं थी ना, पूरे देश में ही नहीं थी, हरियाणा की क्या बात कर रहे हो, हरियाणा में भी नहीं थी, दूसरे पूरे ही देश में नहीं थी। तो वॉज इंडीड कि लीडिंग टू फ्रेगमेंटेड ट्राइबल एंड लोकलाइज्ड पीजेंट अपराइजिंग रैदर देन ए यूनिफाइड मिलिट्री कैंपेन। यूनिफाइड मिलिट्री कैंपेन तो हुआ ही नहीं। जैसे अगर मैं बात करूँ, तुलाराव थे, तुलाराम जो थे वो भिवानी के अंदर थे, तुलाराम भिवानी के अंदर, ठीक है, वो वहाँ पर एक्टिवेट थे। नाहर सिंह आपका बल्लभगढ़ के अंदर एक्टिव थे, मगर कोई सेंट्रल लीडरशिप तो नहीं थी ना हरियाणा के अंदर की, सेंट्रल लीडरशिप कि फतेहाबाद में कोई और लड़ रहा है, बल्लभगढ़ में कोई और लड़ रहा है, तो कोई सिंगल कमांड नहीं थी, बिल्कुल स्टेटमेंट पूरे देश में नहीं थी। तो इस तरह से तो हरियाणा की क्या बात करते हो। द स्ट्रेटेजिक असैसिनेशन ऑफ नवाब अब्दुर रहमान खान ऑफ जज्जर, बिफोर बोला है, बिफोर द आउटब्रेक ऑफ म्यूटिनी, 1857 की जो क्रांति थी उससे पहले ही उनका असैसिनेशन कर दिया गया था। डिकैपिटेटेड द सेंट्रल कमांड ऑफ हरियाणा, ये बोल रहा है कि भाई इनके मरने से जो हरियाणा के अंदर आंदोलन था वो एक तरह से वीक पड़ गया। भाई इनके 1857 की क्रांति से पहले ही मार दिया गया, पहले नहीं मरे थे ये, बाद में मरे थे, अंग्रेजों ने इनको फांसी तोड़ी थी, एग्जीक्यूटेड जो है 1858 के अंदर ही वॉज एग्जीक्यूटेड। तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया रिवोल्ट के अंदर, इनका कैप्चर किया ब्रिटिशर ने और फिर इनको एक तरह से फांसी लगा दिया, तो वो बाद में मारे गए थे। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 95th देखता हूं मैं, 95th में बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हरियाणा इज करेक्ट। हरियाणा के अंदर जो रिवर्स बहती है उसके लिए बोल रहा है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। द मार्कंडा रिवर एंड एफीमेरल स्ट्रीम, एफीमेरल स्ट्रीम होती है जो मतलब पेरिनियल नहीं होती, जैसे मान लो बारिश आई तभी वो स्ट्रीम बहती है वरना नहीं बहती, एफीमेरल उसे बोलते हैं कि जो रेगुलर नहीं बहती हो, ठीक है। मार्कंडा स्ट्रीम रिवर एंड एफीमेरल स्ट्रीम चेंजेस इट्स नेम टू द अरुणा रिवर आफ्टर एंटरिंग द स्टेट। अरुणा रिवर तो इसका पुराना नाम है, मार्कंडेय रिवर का पुराना नाम क्या है, अरुणा रिवर। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई अरुणा, आज के टाइम में मार्कंडा रिवर को अरुणा रिवर बोलते हैं जब वो हरियाणा में एंटर कर जाती है, तो ऐसा कोई चेंज नेम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अरुणा रिवर पहला पुराना नाम है इसका, मार्कंडा रिवर का, ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट बोल रहा है द साहिबी रिवर, साहिबी रिवर का तो नाला बना दिया, पहले इतनी मतलब अगर मैं देखूँ तो बहुत सही रिवर थी। तो ओरिजिनेट इन द मेवात हिल, मेवात में कहाँ, मेवात में नहीं होती, ये अरावली से ओरिजिनेट होती है, अरावली से ओरिजिनेट होती है साहिबी रिवर। अरावली जो आपका इधर हिल एरिया राजस्थान का रहता है, मेवात हिल्स में नहीं होती। तो वो हरियाणा से फ्लो तो करती है मगर इज़ अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, यमुना नहीं है, मतलब एक तरह से ज्वाइनिंग इट नियर ओखला। साहिबी रिवर जो है वो बेसिकली नजफगढ़ के नाला जो है, नजफगढ़ का जो ड्रेन है ना उसके अंदर मिल जाती है साहिबी रिवर। तो एज सच वो ट्रिब्यूटरी नहीं भाई, वो नाला बना दिया है, वो नजफगढ़ के नाले के अंदर मिल रहा है। तो कहाँ यमुना कहाँ, मतलब वो बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बता दिया इसने। थर्ड बोल रहे हैं तांगरी रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ मार्कंडा रिवर हैज़ इट्स ओरिजिन इन द मोरनी हिल्स। मार्कंडा रिवर आपको पता है कि भाई वो भी हिमाचल से एक तरह से निकलती है, तो वो भी तांगरी रिवर इज़ अ मेजर ट्रिब्यूटरी है इसकी, एक तरह से मार्कंडा रिवर की, ठीक है। तो ये ठीक है स्टेटमेंट। और है दृष्टावती रिवर इज जनरली आइडेंटिफाइड इन मॉडर्न डे एज चौतांग रिवर सिस्टम। चौतांग रिवर सिस्टम भाई जो भी हमारे हिस्टोरियंस रहते थे, जो वैदिक काल के अंदर दृष्टावती रिवर बोलते हैं, ठीक है, और मॉडर्न डे में इसको चौतांग रिवर बोलते हैं। तो ये एक तरह से इसका पुराना नाम है। तो बिल्कुल ठीक है, दृष्टावती रिवर को चौतांग रिवर बोलते हैं। तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 96 में बोल रहे हैं बगार ट्रैक्ट की विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द बगार ट्रैक्ट ऑफ हरियाणा। आपको पता है कि खादर बेल्ट होती है, एक आपकी बांगर होती है, खादर क्या रहती है, खाद से मैं लगाऊंगा वही थी, हाईली फर्टाइल जोन रहता है, फर्टाइल जमीन रहती है। बांगर एक तरह से ओल्ड एल्यूविलियम रहता है। और बगार जो रहता है ना वो साउथ वेस्ट हरियाणा के, मान लो हरियाणा ये है, ठीक है,
इस एरिया में लोकेटेड है, जो राजस्थान से टच करता है एरिया, बघार एरिया ना, इसके अंदर आपके हिसार आएगा, ठीक है, हिसार आ गया आपका, ये आपका सिरसा आ गया, सिरसा वाला एरिया आ गया, भिवानी, महेंद्रगढ़ आ गया, मेनली महेंद्रगढ़, तो वो बघार वाला एरिया रहता है। तो अगर मैं देखूँ फ्लड प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द यमुना रिवर, ये थोड़ी ना होता है बघार, फ्लड प्लेन्स तो एक तरह से एल्यूविलियम आ गया, वो खादर वाली बेल्ट आ गई वो तो हैविली इरोडेड गिल्ड लैंड्स फॉर्म्ड एक्सक्लूसिवली ऑन द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक। नहीं, ऐसा नहीं है, फुट हिल्स ऑफ शिवालिक कहाँ, मतलब वो तो नॉर्थन, फिर इस पार्ट की बात करने लग गया हरियाणा के, शिवालिक नॉर्थन पार्ट, ये तो बघार तो यहाँ पर होते हैं इस वाले एरिया में, नीचे वाले एरिया में, तो ये भी गलत आ गई। ड्राई सैंडी अपलैंड रीजन, ड्राई रहता है, राजस्थान से टच कर रहा है, सैंडी रहता है, अलोंग द राजस्थान बॉर्डर फीचरिंग शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स जो होते हैं यहाँ पर, आंधी चलती रहती है इनकी, तो मतलब सैंड ड्यून्स आते हैं यहाँ पर, टिब्बा भी बोलते हैं उसको, शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स बोलते हैं, जो टिब्बे होते हैं ना वो बने होते हैं, आपने देखा होगा एक तरह से, तो उसी का फीचर है बघार। बघार के अंदर बेसिकली ड्राई रहता है, कोई रिवर्स नहीं रहती, कोई बहुत ही कोई ऐसी बढ़िया रिवर नहीं रहती, तो एक तरह से लेटर ऑन जो है थार डेजर्ट जो है हरियाणा राजस्थान रीजन में जो है इसका ट्रांजिशन हो जाता है बघार रीजन का, क्योंकि बहुत ड्राई रहता है। तो 97 क्वेश्चन पे देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, कि जॉइंट सिटिंग कब कब बुलाई जाती है पार्लियामेंट के अंदर। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन कॉल अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, कि प्रेसिडेंट बुलाता है जॉइंट सिटिंग, इफ आफ्टर अ बिल हैज बीन पास्ड बाय वन हाउस, भाई लोकसभा या राज्यसभा ने पास कर दिया, एंड इज ट्रांसमिटेड टू अदर हाउस, दूसरे हाउस में भेजा, एंड द बिल इज रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस, अगर राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया तो बुलानी पड़ेगी। हाँ, ज्वाइंट सिटिंग तभी बुलाते हैं जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ना हो, सिर्फ ऑर्डिनरी बिल्स के अंदर ही बुलाते हैं ज्वाइंट सिटिंग, मनी बिल के अंदर नहीं बुलाते, मनी बिल के अंदर नहीं बुलाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के लिए भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाते। तो बेसिकली दो ही चीज़ों के लिए एक्सेप्शन है, बाकी के लिए हम बुलाते हैं ज्वाइंट मीटिंग। ज्वाइंट मीटिंग तब बुलाई जाती है कि दोनों हाउस में से कन्फ्लिक्ट हो, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरी स्टेटमेंट है, इफ देयर इज अ डिसएग्रीमेंट अमंग द हाउस रिगार्डिंग द अमेंडमेंट टू बी मेड इन द बिल, भाई बिल के अंदर कोई अमेंडमेंट लेकर आना है, भाई मान लो एक बिल लेकर आई सरकार, उसको लोकसभा में लेकर आई, पास कर दिया लोकसभा ने, राज्यसभा में पहुंचा वो बिल, ठीक है, मगर राज्यसभा ने बोला कि इस बिल के अंदर कुछ चेंजेस चाहिए, मगर वो बिल जो है एक तरह से डिसएग्रीमेंट हो गया लोकसभा के साथ, वो लोकसभा ने मना कर दिया कि हम ये चेंजेस करने को तैयार नहीं है, तो दोनों में कन्फ्लिक्ट आ गया, तो वो क्या करेंगे फिर, ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जाएगी उसकी प्रेसिडेंट द्वारा। मगर ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर कभी भी ज्वाइंट सीटिंग नहीं बुलाई जाती। इफ मोर देन 3 months lapses from the date of reception of a bill by the other house without the bill being passed by it, अगर मान लो लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा को भेज दिया बिल पास करने के लिए, मगर राज्यसभा में 3 महीने से बिल रखा हुआ है, तो क्या प्रेसिडेंट ये बोल देगा कि भाई ये बिल आपने 3 महीने से रख लिया तो ये डीम टू बी रिजेक्टेड है, तो ज्वाइंट सीटिंग बुलाओ? नहीं, 3 महीने नहीं होता, इसमें बोला गया है 6 months। अगर मैं आर्टिकल 108 देखूंगा तो को टाइम पीरियड जो है स्पेसिफाई किया गया है 6 months जो है एक तरह से मैक्सिमम पीरियड है, कि अगर 6 महीने तक भी ये बिल पास नहीं करता तो प्रेसिडेंट डिसीजन ले सकता है कि भाई आप राज्यसभा में बिल पास नहीं हुआ, इसका मतलब दोनों हाउस में मतभेद है इस बिल को लेकर, तो मैं ज्वाइंट सीटिंग बुला रहा हूँ उस बिल को पास करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली यही सिनारियो रहता है आपका इसके अंदर। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग आ गई, सेकंड ठीक आ गई, तो ओनली 2 आर करेक्ट, ठीक है। तो 98th क्वेश्चन पे चलते हैं। 98th में दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग द लैंडमार्क PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन केसेस इन इंडिया, कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। भाई हुसैनेरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये सबसे पहला केस था जो कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को रिजोल्व करने के लिए लाया गया था। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली, इनफैक्ट इसी केस से ही PIL का जन्म हुआ था एक तरह से, कि फर्स्ट PIL जो है इंडिया के अंदर ये ही डली थी। इसके डलने से हुआ क्या कि बहुत सारे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे, ठीक है, बिहार के अंदर, उनको रिलीज किया गया। तो बेसिकली बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट। तो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स कौन होते हैं, जो मतलब जेल में तो डाल दिया मगर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उनकी डेट नहीं आई है, तारीख नहीं पड़ी है, ना उनके पास पैसे हैं बेल लेने के। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, केसेस रिलेटेड टू टॉर्चर ऑफ प्रिजनर्स, कि जो बेसिकली 1980s में आया था ये केस, कि जो प्रिजनर्स को टॉर्चर किया जाता था, कि उनकी इनह्यूमन कंडीशन होती थी, कि भाई उनको बिल्कुल ही इंसानों से भी बदतर तरीके से टॉर्चर किया जाना, लाठी डंडे मारना, तो उस केस से रिलेटेड था सुनील बत्रा केस, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट आया था। MC मेहता एनवायरमेंटलिस्ट है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन केस से रिलेटेड इन्होंने बहुत सारे इम्प्लीमेंट किए। इनफैक्ट इन्हीं का ही एक तरह से जैसे PIL तो स्टार्ट हो चुकी थी, अदर केसेस में तो स्टार्ट हो चुकी थी, मगर एनवायरमेंट में PIL जो है MC मेहता के केस के बाद शुरू हुई है एनवायरमेंटल में, कि एनवायरमेंटल की कंसर्न के लिए। अच्छा, इन्हीं की वजह से ही मतलब इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को चेक करने के लिए, ताजमहल खराब ना हो जाए, भाई एनवायरमेंट प्रोटेक्ट हो, और एनवायरमेंटल सब्जेक्ट डाला गया बाद में एजुकेशन के अंदर। तो बेसिकली 3 पेयर ओनली, ऑल 3 पेयर आर करेक्ट आएगा इसके अंदर। तो इस भाई ने गलत किया हुआ है, ऑल 3 पेयर आर करेक्ट 98 के अंदर। 99 है, द टर्म जुडिशियल रिव्यू इज एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है भाई जुडिशियल रिव्यू का। जुडिशियल रिव्यू की पावर कहाँ से लेता है, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट।
आर्टिकल 13 से। आर्टिकल 13 बोलता है कि फंडामेंटल राइट को कोई भी स्टेट वायोलेट करेगा तो उस अपने लॉ के अनुसार उस लॉ को मैं रिव्यू करूंगा, जुडिशियल रिव्यू करूंगा। ऐसा जुडिशियल रिव्यू टर्म नहीं मेंशन है, मगर पावर वहां से मिलती है। तो एक तरह से इज एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात गलत होगी आपकी। द सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू लॉज ऑन द ग्राउंड दैट दे वायोलेट द फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। देखो, जो भी बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर, डॉक्ट्राइन के अंदर पावर आती है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के अंदर जो केशवानंदा भारती केस से आया था, केस आया था, अच्छा, जो भी केस उसके अकॉर्डिंग आता है उसको सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करता है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को वायलेट कर रहा है तो उसको रिव्यू कर सकता है, उसको स्ट्राइक डाउन कर सकता है कि भाई ये लेजिस्लेटिव डोमेन से बाहर है, लेजिस्लेचर ने एनक्रोच कर दिया अपना स्फीयर। तो फेडरल रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर भी वही एक स्फीयर है कि भाई अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि एग्रीकल्चर आज से स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, एग्रीकल्चर सेंट्रल का सब्जेक्ट होगा, तो सेंटर और स्टेट के रिलेशन बिगड़ जाएंगे ना। तो इस केस में जुडिशियल रिव्यू किया जाता है। तो ओनली फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू 99 के अंदर। लास्ट क्वेश्चन, 100th क्वेश्चन। तो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रोपाउंडेड बाय द केशवानंदा भारती केस। 1973 के अंदर केशवानंदा भारती केस आया था, उसी के अंदर ही बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन रखी गई थी कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। आप बाकी चीज़ों को बदल दो, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाना चाहते हो बदलाव लाओ, मगर कुछ कुछ बेसिक चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन की, जैसे फेडरल फीचर हमने डिस्कस किया सेंटर और स्टेट के रिलेशन में, आप उसको वायलेट नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, केशवानंदा भारती केस से ही आया था। राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। राइट टू प्रॉपर्टी, अगर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के अंदर क्या क्या है, फंडामेंटल राइट्स होते तो हो जाता। राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, तो इट्स ऑल्सो करेक्ट कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है हमने कब हटा दिया, 1978 के अंदर 44th अमेंडमेंट से हमने राइट टू प्रॉपर्टी हटा के, फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट कर दिया अंडर आर्टिकल 300A। आर्टिकल 300A में डाल दिया हमने, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन नाउ। तो और ओनली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव द राइट टू डिसाइड वेदर एनी मैटर इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दोनों, सिर्फ दो इंस्टीट्यूशन के पास ही पावर है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास, तो जो कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को चेक करते कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया वो फेडरल फीचर को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा, स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर लॉ तो नहीं बना दिया, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है वो फॉल आउट तो नहीं कर रहा, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही देखते हैं। पार्लियामेंट इज नॉट एम्पावर्ड टू ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। आया ही इसीलिए था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ऑल 4 आर करेक्ट। तो हमने लगभग सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं 1 से लेके 100 तक। पार्ट 1 जो है हमने कल डिस्कस किया था, जिसमें 1 से लेके 50 क्वेश्चन थे। पार्ट 2 आज हमने डिस्कस किया। आई होप यू लाइक इट। तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर इनिशिएटिव कि भाई, और ये पैटर्न पेपर जो है यूपीएससी के लेवल का था, नो डाउट। अगर यूपीएससी के बच्चे भी इसको अटेम्प्ट करेंगे तो उनको कुछ ना कुछ एज मिलने वाली है, कुछ ना कुछ नॉलेज मिलने वाली है इस पेपर को अटेम्प्ट करके। तो जय हिंद।